क्या कार्तिक, याद कर रहे हो कुछ या फिर खाली क्लास में आ रहे हो, बैठ रहे हो, जा रहे हो? और क्या पढ़ रहे हो क्लास के अलावा, बाकी वीकडेज में क्या करते हो? इंडियन ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री? सिर्फ स्कूल आना, स्कूल जाना? इंडियन ज्योग्राफी जब भी करो ना तो उसमें याद हमेशा प्रयास, जो भी कोई चीज़ सब्जेक्ट को पढ़ने करो ना तो उसमें चीज़ों को याद रखने का प्रयास करो। ठीक है ना, इस चीज़ को अभी से आदत डालो। मतलब सबसे बड़ी चीज़ जिस वजह से सिलेक्शन नहीं होता है, जहाँ लैग करते हैं, वो ये है कि याद नहीं कर पाते। ठीक है, सब सारी चीज़ें हैं, नोट्स हैं, बार बार पढ़ रहे हैं। हमें उसमें से ये छांटते रहो कि कौन सी चीज़ याद करने की और कौन सी चीज़ आपको आराम से याद हो जाती है। ताकि क्या है कि धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, इसको ज़्यादा रिवाइज करना है, इसको थोड़ा कम रिवाइज करना है। ठीक है, जैसे अब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, उसमें रिवर ड्रेनेज सिस्टम पढ़ रहे हो, तो उसमें ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात है कि भाई इसकी कौन सी है, क्या है। जैसे पिछले महीने से भी क्वेश्चन आया था, तो सब याद होना चाहिए। ठीक है ना, कौन सी लेफ्ट साइड से आती है, कौन सी राइट साइड से आती है, कहाँ से ओरिजिन है। ठीक है, तो सारी चीज़ें उसमें, मिनरल्स के बारे में पढ़ रहे हो, तो सब फैक्ट्स को याद रखो। और या फिर ऐसे जो याद रखने वाली चीज़ें हैं उनको अलग पेज पे नोट करके चिपकाते रहो, ताकि आते जाते याद रखो। कॉन्फिडेंस, जैसे ही कोई पूछे अगली बार कि हाँ पढ़ा हुआ है, ये क्या थोड़ा शांति काल है, हर एग्जाम में काम आएगा ये तो। ठीक है, ऐसा तो नहीं खाली आरएस में काम आना, तो हर एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, फिर वो कोई भी पूछे कि ठीक है कि हिमालय की सबसे ऊंची पीक कौन सी है, ये कहाँ पर है ये फिर आपके शिवालिक में आ जाओ, फिर मिडिल हिमालय के आ जाओ, ग्रेट हिमालय के आ जाओ। ठीक है, कौन से प्लेन्स हैं, क्या है, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए कौन से वो बाउंड्री फॉल्ट और वो थ्रस्ट वगैरह वो है। तो वो सब चीज़ें क्या है कि अपने को याद होनी चाहिए। ठीक है ना, तो फिर क्या है कि वो अचानक से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये है, ये प्लस खुद से क्वेश्चन करते रहो कि याद है कि नहीं, याद है कि नहीं। अच्छा कि भाई हाँ, इसके बाद ये था, इसके बाद ये था, इसके बाद ये था। इसी तरीके से जो है ना वो याद होगा, बिना याद के कोई मतलब नहीं। ठीक है, समझ में सब आ जाता है। ठीक है, तो आज अपन सेकंड यूनिट को जो है मैनेजमेंट में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं शेयर मार्केट। इकोनॉमी क्लास मेरे इंटरव्यू के बाद। ठीक है, 2-3 तारीख को इंटरव्यू, उसके बाद में मतलब 2 वीक बाद देखेंगे। तब तक और कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए, फिर मैं कोई फुल फ्लैश एक बैच का ही प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से देखेंगे फिर। ठीक, शेयर मार्केट की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो कि शेयर मार्केट की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो जैसे जैसे बिजनेस इवॉल्व होता है, ठीक, उसमें सबसे मेन चीज़ है कि आपके पास में दो एंटिटीज है। कौन कौन सी एंटिटी? एक तो वो एंटरप्रेन्योर है, वो कौन, जो क्या करता है, बिजनेस का आइडिया लेके आता है। जो क्या लाता है, बिजनेस का आइडिया लेके आता है। दूसरा, इसको दो तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक तो इसको लेबर की आवश्यकता होगी, श्रम की आवश्यकता होगी। फिर इसको संसाधन, जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसकी आवश्यकता होगी। फिर इसको कैपिटल यानी पूंजी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो जो भी इकोसिस्टम होता है, जो भी व्यवस्था है, जो भी सरकार है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जिसके पास में आइडिया है उसको तीनों चीजें आपको उपलब्ध करवानी है। ठीक है, आप अगर यदि किसी तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आपके पास में खाली आइडिया हो सकता है। आप एक इसी तरह का प्लान ला करके दे सकते हो कि इस तरीके से अगर यदि किया जाए तो क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, इस तरीके से मैं इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता हूँ, इतना प्रॉफिट हो सकता है, और इस तरीके से जो है मैं खुद के लिए भी, मेरे लिए प्रॉफिट रहेगा, इकोनॉमी में इस तरीके से कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ। वो सारा का सारा आप एक आइडिया ला सकते हो। ठीक है, अब आपके पास में लेबर नहीं है, आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास में कैपिटल नहीं है। तो जो इकोसिस्टम होता है, जो गवर्नमेंट है, उसका काम ये है कि आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है उनको प्रोवाइड करने के लिए सिस्टम डेवलप करे। ताकि जैसे ही आपको लेबर की आवश्यकता हो तो आप उस सिस्टम में जाओ और अपनी रिक्वायरमेंट डालो कि मेरे को इस रिक्वायरमेंट में आदमी चाहिए। आपको कोई नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए तो उसके लिए सिस्टम होना चाहिए, और आपको कैपिटल या पूंजी चाहिए तो उसके लिए भी क्या होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो शेयर मार्केट जो है वो किसका सिस्टम है, कैपिटल का। शेयर मार्केट किसका किसका सिस्टम है, कैपिटल का। अगर यदि किसी व्यक्ति को जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसको पूंजी की आवश्यकता है, तो वो किसके माध्यम से पैसा जुटा सकता है, वो आपके शेयर मार्केट के माध्यम से पैसा जुटा सकता है। अपन ने इस पूरे चैप्टर में जितने भी क्या देखें, फाइनेंशियल सोर्सेज देखें कि भाई कहाँ कहाँ से अपन पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि अपन प्रोक्योर कर सकते हैं। उसमें कौन कौन से सोर्सेज देखे थे? यूजुअली एक तो था कौन सा, इक्विटी या फिर समता, और दूसरा कौन सा था, अधिकांश चाहे आपके क्षमता के इक्विटी के हो चाहे आपके लोन के हो, अधिकांश जो है उनका पूरा पूरा ऑपरेशन शेयर मार्केट के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? शेयर मार्केट के थ्रू। चाहे कॉमर्शियल बिल हो, चाहे डिबेंचर्स हो,
ठीक है, हर तरह की सिक्योरिटी जो कि आपके किसी के द्वारा आरबीआई या सेबी के द्वारा रेगुलेटेड है, वो सारी की सारी सिक्योरिटीज की लेन देन हो जाए, खरीद बिक्री है, वो किसके माध्यम से होगी? शेयर मार्केट के माध्यम से होगी। किसी कंपनी को पैसा जुटाना है तो वो क्या करेगा? शेयर मार्केट में अपना डिबेंचर को जो है वो जारी करेगा। अब बात करते हैं, शेयर मार्केट में हमेशा यूजुअली सिक्योरिटीज की खरीद बिक्री होती है। किसकी होती है? सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी होता है प्रतिभूति। सिक्योरिटीज क्या होती है? प्रतिभूति। ठीक है, अब प्रतिभूति क्या होती है? आपके पास में कोई एसेट है, आपने कोई परिसंपत्ति ली है, अगर यदि उस एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट है तो वो आपके लिए प्रतिभूति है। ठीक है, आप बाइक लेके आते हो, आपके पास में आरसी है। ठीक है, वो आपको बाइक आपका एसेट है, वो आपके काम आती है। इन केस बाइक खो जाए तो आप आरसी के माध्यम से कंप्लेन कर सकते हो, जुडिशरी में चैलेंज कर सकते हो कि बाइक खो गई है। आप कोई प्लॉट परचेज करते हो, प्लॉट परचेज करते ही रजिस्ट्री हो जाती है। तो रजिस्ट्री क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है, वो सिक्योरिटी है कि इन केस किसी और ने उस पर कब्जा कर लिया तो आप क्या कर सकते हो? कोर्ट के अंदर जा सकते हो कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी है। ठीक है, तो ठीक वैसे ही अगर यदि चाहे शेयर हो चाहे आपके लोन हो, आपके पास में जो भी लेन देन हुई उसका एक लीगल बॉन्ड है। क्या है? लीगल डॉक्यूमेंट है, जो कि किसी आपके नियामक द्वारा, किसी रेगुलेटर द्वारा प्रेस्क्राइब्ड है कि भाई हाँ इस तरीके का क्या होना चाहिए, बॉन्ड या अनुबंध होना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिभूति कहते हैं। ठीक है, चाहे आप शेयर्स लोगे तो शेयर के बदले रसीद जारी करी जाएगी कि भाई हाँ आपने इतनी कंपनी के शेयर्स लिए। अब अगर यदि कंपनी मना कर दे कि नहीं आप हमारे शेयर होल्डर नहीं हो, तो वो जो रसीद है वो आपके लिए क्या है? वो एक मान्य डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर आप क्या कर सकते हो? बैंक में जा सकते हो। आपने किसी को लोन दिया है, किसी भी कंपनी को लोन दिया है, और लोन देने के बाद आपके पास में क्या रहती है? एक डॉक्यूमेंट रहता है। कंपनी मना कर दे कि भाई नहीं हमने इनको लोन नहीं दिया, तो वो आप उसके खिलाफ क्या जा सकते हो? कोर्ट में जा सकते हो। इसका मतलब वो भी क्या है? एक प्रतिभूति या फिर एक सिक्योरिटी है। तो ये सारा क्या होता है? आपके शेयर मार्केट के अंदर होता है। अब जैसे भी किसी कंपनी को क्या करना है? अपने शेयर्स जारी करने हैं। किसी भी कंपनी को सपोज अपने क्या करना है? शेयर्स जारी करना है। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं रिलायंस का। रिलायंस को 50 लाख रुपए के क्या करना है? शेयर्स जारी करने हैं। इसने कह दिया मुझे 50 लाख रुपए शेयर मार्केट के थ्रू मुझे जुटाने हैं। तो 50 लाख रुपए के इसने 5,000 शेयर्स जारी किए। कितने? कितने शेयर जारी किए? 5,000 रुपए। तो आपके पर शेयर कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 1,000 रुपए। कितनी हो जाएगी? 1,000 रुपए या 100 रुपए? हाँ 1,000 ही होगा। पर शेयर कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपके? 1,000 रुपए को 50 लाख उसको अगर कलेक्ट कर रहे हैं तो पर 1,000 रुपए में उसने 5,000 शेयर जो है वो कंपनी ने आपके बेचे। तो अब जैसे ही क्या होगा कि ये कंपनी रिलायंस ने कहा कि मुझे किसी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है या मैं कोई नई कंपनी खोलने जा रहा हूँ। सपोज कि रिलायंस एकदम नई कंपनी है, रिलायंस नई कंपनी है, अब आज की डेट में तो पुरानी हो चुकी है। लेकिन जैसे ही पहली बार मार्केट में गया तो ये क्या करेगा? सबसे पहले जाएगा भारत में सेबी में, या फिर भारत में कॉर्पोरेट मंत्रालय है। क्या मंत्रालय है? कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय। वहां पर आवेदन करेगा कि मुझे क्या करना है? 50 लाख के शेयर जो जुटाना है। कॉर्पोरेट मंत्रालय इसके आवेदन को पूरी स्क्रूटनी करेगा कि वास्तव में क्या ये 50 लाख रुपए शेयर मार्केट से लेकर के क्या इसके पास में ऐसा कोई प्लान है कि ये निवेशकों को वापस कुछ रिटर्न देगा। ऐसे तो है नहीं, आज आप और मैं ही चले जाएं शेयर मार्केट में, कहते हैं कि भाई हमें तो जनता से पैसा चाहिए, हम ऐसी ऐसी कंपनी खोलेंगे। तो उससे पहले क्या होगा? आपके प्लान का जो भी आप जिसके माध्यम से आप कंपनी खोलना चाहते हो उसकी पूरी स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी होने के बाद में वो अलाउ करता है कि हाँ ठीक है आप क्या कर सकते हो? खरीद बिक्री या फिर जो भी शेयर मार्केट से जो अपना पैसा जुटा सकते हो। तो सबसे पहले क्या करेगा? 50 लाख रुपए इसको जारी करना है, तो उसके लिए क्या करेगा? 5,000 शेयर्स जो है वो रिलायंस कहेगा कि भाई 5,000 शेयर्स जो हम लॉन्च कर रहे हैं, प्रति शेयर जो कॉस्ट है वो कितनी है? 1,000 रुपए। तो जो भी कंपनी सबसे पहली बार शेयर्स लॉन्च करती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? क्या राकेश जी? उसे कहते हैं आईपीओ। क्या कहते हैं आईपीओ? फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या है इनिशियल पब्लिक ऑफर? क्या मतलब? हाँ लेता ही होगा। कुछ न कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट तो हर कोई किसी तरह का एग्रीमेंट होता है तो कुछ न कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट तो होता ही होता है। तो इसमें वो मतलब कोई भी जो भी नॉर्म्स है ना, तो अपने को इतना डीप में जाना है ना, अपने को नॉर्मल जो अपने कार्य प्रणाली समझती है। अब अगर यदि इसने 50 लाख रुपए का क्या कर दिया कि शेयर मार्केट में लाया, इसने पहले कहा कि मैं 50 लाख के पूरे एक साथ शेयर जारी नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे? पहले इनिशियली 40 लाख के शेयर जारी करते हैं। कितने के? 40 लाख के। फिर 40 लाख का कैसा रेस्पॉन्स आएगा उसके बाद में जो बचे हुए शेयर्स हैं उनको 10 लाख के जो शेयर्स हैं वो जारी करेंगे। तो सबसे पहले 40 लाख के जो शेयर जारी किए वो तो क्या हो गए? आईपीओ। अब जो बचे हुए 10 लाख रुपए इसके लिए शेयर्स जारी करता है उसे कहते हैं एफपीओ। क्या कहते हैं? एफपीओ, फॉलो अप पब्लिक ऑफर। क्या कहता है? एफपीओ यानी फॉलो अप पब्लिक ऑफर। ठीक है, अब जब आईपीओ और एफपीओ आ गए, इसके पास में 50 लाख रुपए आगे कलेक्ट हो गया पूरा। अब ये जो कंपनी है ये प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी?
प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में। आईपीओ और एफपीओ की खरीद बिक्री जहां होती है उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक बाजार। क्या कहते हैं उसे? ठीक है। अब जिन भी निवेशकों ने रिलायंस के अंदर पैसा निवेश किया उनको क्या चाहिएगा? रिटर्न चाहिए। रिटर्न के लिए पैसा निवेश किया कि भाई हाँ हमने अपना जो भी 1000 2000 5000 10,000 रुपए लगाए, इसके बदले आपको क्या देना पड़ेगा? कुछ न कुछ हमें रिटर्न देना पड़ेगा। अब रिटर्न देने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो जो निवेशक है वापस रिलायंस के पास में 1 साल या 2 साल बाद जाए कि भाई ये लो आपका शेयर और मुझे मेरा पैसा वापस दे दो। एक तो यही तरीका होता है। भाई एक कोई व्यक्ति ये है जिसने क्या किया, रिलायंस के जो आपके क्या पर शेयर 1000 रुपए कॉस्ट थी, तो इसने 5 शेयर खरीदे थे। कितने? 5 शेयर। अपना कितने रुपए निवेश किया? 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए ले जा करके वापस जो 5 शेयर है, 5 शेयर ले जा करके रिलायंस को दे कि आप अपने शेयर्स लो, किसी और को दे देना, मुझे 5,000 रुपए प्लस मेरा जो भी 2 महीने का है 2 साल का जो मेरा प्रॉफिट है उसको मुझे रिटर्न कर दो। तो इस प्रकार क्या होगा? कंपनी लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं करती। इस प्रकार क्या है? कंपनी लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं करती। कंपनी कहते हैं कि एक बार आप हमारे सदस्य बन चुके हो तो उसके बाद में आप हमारी मेंबरशिप बेचो। क्या बेचो? सब्सक्रिप्शन बेचो। एक बार आपने रिलायंस के शेयर्स को सब्सक्राइब कर लिया कि हाँ ठीक है शेयर्स को सब्सक्राइब कर दिया, आप उसका सब्सक्रिप्शन बेचो। हमारा उद्देश्य ये है कि शेयर्स की कॉस्ट को बढ़ाएंगे। रिलायंस क्या कहती है? रिलायंस का उद्देश्य क्या है कि आपने कितने रुपए में शेयर खरीदा? कि आपने 5,000 में शेयर खरीदा, तो 1 साल बाद आपको ये शेयर 6,000 का मिल जाएगा। कितने का मिल जाएगा? 6,000 का। तो जब भी कोई खरीदार आपके पास में आएगा रिलायंस का शेयर खरीदने, तो आपको कितने रुपए देने उसको? आपको कितने रुपए लेने? वो आपको 6,000 रुपए देगा। इस प्रकार शेयर की वैल्यू में, शेयर के मान में एप्रिसिएशन के माध्यम से शेयर होल्डर पैसा कमाते हैं, न कि शेयर को वापस रिटर्न करने से। अब रिलायंस के ऊपर क्या दबाव रहेगा? कि शेयर्स के वैल्यू को बनाए रखना है। रिलायंस के ऊपर दबाव क्या रहेगा? कि शेयर्स की वैल्यू को बनाए रखना, ताकि जो निवेशक हैं वो हतोत्साहित नहीं हो, वो मोटिवेटेड बने रहे। तो ये तो हो गया पूरा का पूरा शेयर मार्केट की गणित। ठीक है। अब इसको रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। एक तो सबसे पहले होता है आपके ऑथोराइज्ड कैपिटल। सेकंड होता है इश्यू कैपिटल। थर्ड होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फोर्थ होता है पेड अप कैपिटल। ठीक है। जैसे मैंने कहा कि रिलायंस ने कहा मुझे उनको कितने रुपए की आपको शेयर जारी करना है? 50 लाख रुपए। कितने के? 50 लाख रुपए। तो सबसे पहले क्या करेगा? आवेदन करेगा एमसीए में। किसमें करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। किसमें करेगा? जो अपने कॉर्पोरेट मामलों का जो मंत्रालय है उसके अंदर आवेदन करेगा कि 50 लाख रुपए के क्या करना है? मुझे शेयर्स जारी करने हैं। तो जब शेयर्स जारी करने का ही आवेदन करेगा तो पूरी मंत्रालय पूरा क्या करेगा? स्क्रूटनिंग करेगा, बात देखेगा कि भाई इनका प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है कि नहीं, क्या ये वास्तव में निवेशकों को प्रॉफिट कमा करके देंगे कि नहीं। उसके बाद में जैसे ही अप्रूव करता है तो जिस भी आपके राशि के शेयर्स जारी करने को अप्रूवल दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑथराइज कैपिटल। उसे क्या कहते हैं? ऑथराइज कैपिटल। मतलब सरकार ने क्या कर दिया? इसको ऑथराइज कर दिया कि आप शेयर मार्केट में कितने रुपए के शेयर्स जारी कर सकते हो? 50 लाख रुपए के शेयर्स जो है वो जारी कर सकते हो। अब 50 लाख रुपए के शेयर्स जारी करने की अनुमति मिल गई है। अब रिलायंस के ऊपर है कि वो 50 के शेयर्स जारी करे, 45 के करे या 40 के करे। तो इश्यूड कैपिटल वो होती है जिसके शेयर्स जारी किए जाते हैं। ये तो वो है जिसके शेयर्स जारी कर सकते हैं। ये कौन सी है? जारी कर सकते हैं। और ये कौन सी है? जिसके शेयर्स जारी किए जाते हैं। ठीक है। शेयर्स जारी कर दिए, शेयर्स जारी किए तो आम शेयर मार्केट के अंदर वो शेयर आगे शेयर मार्केट के अंदर है, तो जो आम ग्राहक है, जो निवेशक है, वो क्या करेंगे? शेयर मार्केट के अंदर आईपीओ लेने के लिए प्रस्ताव करेंगे, सब्सक्रिप्शन देंगे। वो ये कहेंगे भाई हाँ हम आपके शेयर्स को लेना चाहते हैं। अब सपोज 50 लाख के शेयर जारी कर सकते थे और रिलायंस ने कितने रुपए के शेयर जारी किए? 40 लाख के। कितने के जारी किए? 40 लाख के। अब अगर यदि कोई पर शेयर प्राइस कितना था? 1,000 रुपए। 1,000 रुपए था। अब अगर यदि आपको सब्सक्रिप्शन 1,000 रुपए से ज्यादा का मिल जाए, कितने का मिल जाए? 1,000 रुपए का। रिलायंस ने बहुत ही प्रॉफिटेबल पूरा का पूरा प्लान बनाया। लोग कह रहे हैं कि 1,000 रुपए नहीं, हम तो 1,100 रुपए देने को तैयार है, आप तो हमें शेयर्स दो। अगर यदि आवेदन जो है आपके इश्यूड कैपिटल से ज्यादा हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं उसे? ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है। सेकंड, अगर यदि उससे कम हो जाए कि हाँ 40 से कम है, तो इसका मतलब क्या रहेगा? आपके उसे क्या कहेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन। और फाइनली जो भी कुल पैसा कलेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? पेड अप कैपिटल। ठीक है। आ गया समझ में? ऑथराइज कैपिटल क्या हो गया? जितने की आपको शेयर जारी करने की अनुमति होती है। इश्यूड कैपिटल जितने के शेयर्स जारी करते हो। सब्सक्राइब्ड कैपिटल जितने के शेयर्स के लिए आपके जो निवेशक है आवेदन करते हैं।
अगर यदि आवेदन आपके इशूड कैपिटल से ज्यादा है तो ओवर सब्सक्रिप्शन, आवेदन इशूड कैपिटल से कम है तो अंडर सब्सक्रिप्शन। उसके बाद में पेड अप कैपिटल, मतलब कि टोटल कितना पैसा आपको कलेक्ट हुआ है उसे क्या कहते हैं, पेड अप कैपिटल कहते हैं। ठीक है, आईपीओ और एफपीओ मैं बता चुका हूं। जो सबसे पहले जारी किए जाते हैं किसी नई कंपनी के द्वारा उसे क्या कहते हैं, आईपीओ। उसके बाद में क्या होता है, एफपीओ। फिर एक आता है राइट इश्यू, क्या आता है, ठीक है। अब आईपीओ और एफपीओ हो गए। कंपनी जैसे रिलायंस 2-3 साल हो गए काम करते हुए, फिर रिलायंस को लगा कि हमें क्या करना है, एक और प्लांट स्टेब्लिश करना है, किसी और जगह पर, किसी एक नई जगह पर प्लांट स्टेब्लिश करना है। कंपनी रजिस्टर्ड है, कंपनी कहती है कि अब मैं 10 लाख रुपए के और शेयर जारी करना चाहता हूँ। कितने रुपए के, 10 लाख रुपए के। तो जो भी पुरानी कंपनी द्वारा नए शेयर्स जारी किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, राइट इशू। जिस भी पुरानी कंपनी द्वारा नए शेयर्स जारी किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, राइट इशू। हाँ, ये कोई नया नया प्रोजेक्ट के हिसाब से नया रजिस्ट्रेशन करवाता है, नया प्लांट के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करवाता है, किसी न किसी तरीके से वापस से कि भाई हाँ इसका इनके लिए आईपीओ आ रहा है। ठीक है, बाकी अगर यदि कोई पुरानी नया शेयर्स जारी करेंगे तो उसे राइट इशू कहेंगे, क्या कहेंगे, राइट इशू है। हाँ, आईपीओ से ही एंटर होंगे। ठीक है, फिर हो गया राइट इशू। अब क्या होता है कि जैसे शेयर मार्केट के अंदर कोई आवेदन करता है कि इतना पैसा जुटाना है, तो सबसे पहले उसके अंदर क्या किया जाएगा, आपके सर्वे किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि एमसीए क्या करेगा, सर्वे करेगा कि इस कंपनी के अंदर प्रॉफिटेबल है कि नहीं, क्या इसके अंदर निवेशक पैसा लगाए तो उनको लाभ होगा कि नहीं। तो उस जो सर्वे किया जाता है उसे कहते हैं बुक बिल्डिंग, क्या कहते हैं उसे, बुक बिल्डिंग। उसे क्या कहते हैं, बुक बिल्डिंग। मतलब कि कंपनी की बुक को क्या करते हैं, सर्वे करके बिल्ड करते हैं। ठीक है, फिर एक आपके टर्म आती है आपके अंडर राइटिंग, क्या आती है, ऑलवेज लेट। फिर एक कौन सी टर्म आती है, अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग का क्या मतलब है, बुक बिल्डिंग में क्या हुआ कि सर्वे किया और पता किया कि वास्तव में कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं क्या वो प्रॉफिटेबल है या नहीं। अब जब पता चल गया कि कंपनी के प्रोजेक्ट्स प्रॉफिटेबल है, जो भी निवेशक पैसा लगाना चाहता है निवेशक पैसा लगा सकता है। उसके बाद में क्या होंगे कि कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होंगे, वित्तीय संस्थान होंगे। क्या होंगे, वित्तीय संस्थान। वो कंपनी अपना पूरा का पूरा प्लान लेकर के, अपना पूरा का पूरा क्या कह सकते हैं, पूरा का पूरा जो भी उनका प्लान है, विजन है, जो भी उनका आपके कह सकते हो पूरी रिपोर्ट है, रिपोर्ट लेकर के कहाँ जाएगा, फाइनेंशियल संस्थानों के पास जाएगा। संस्थानों के पास जाकर के कहा कि जैसे रिलायंस ने कहा कितने रुपए के शेयर्स जारी करना चाहते हैं, 50 लाख रुपए के हम शेयर्स जो है वो जारी करना चाहते हैं और कैपिटल मार्केट से इतना पैसा जुटाना चाहते हैं। और हमारी ये बुक बिल्डिंग रही, इतना हमारा सर्वे हो चुका और सर्वे जो रिपोर्ट है वो एकदम पॉजिटिव है, हमें 50 लाख के शेयर जारी करना। तो जो वित्तीय संस्थान अपने कुछ कंडीशंस पर क्या करते हैं, अंडर राइटिंग देते हैं। क्या देते हैं, अंडर राइटिंग। इन केस 50 लाख रुपए के शेयर्स नहीं बिके तो जो भी बचे कुछ जो भी शेयर्स हैं उनको कौन खरीद लेंगे, वित्तीय संस्थान ले लेंगे। कौन से ले लेंगे, वित्तीय संस्थान। जितनी स्ट्रांग आपके अंडर राइटिंग रहेगी उतनी ही शेयर बिकने की संभावना ज्यादा अच्छी रहेगी। क्योंकि अगर यदि वित्तीय संस्थान ने गारंटी ली है कि अगर यदि किसी ने नहीं खरीदा हम खरीदेंगे, इसका मतलब कि वो चीजें प्रॉफिटेबल है। इसका मतलब प्लान क्या है आपका, प्रॉफिटेबल है। तो सामान्यतः ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि अगर यदि इन्होंने अंडर राइटिंग ले रखी है कि भाई हाँ हम लेने को तैयार बैठे, तो इसका मतलब सीधी सी बात है शेयर्स की प्राइस या वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। तो ये जो सारी जो है वो चीजें अपने कुछ थी। अब जो भी लोग आपके क्या होते हैं, प्राइमरी मार्केट में निवेश करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्टैग। जो प्राइमरी मार्केट में निवेश करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्टैग। फिर एक आता है ग्रीन शू ऑप्शन, क्या आता है, ग्रीन शू ऑप्शन। क्या होता है ग्रीन शू ऑप्शन, जैसे इसको अलाउ किया 50 लाख के शेयर्स जारी करने का। इन केस रिलायंस को लगा कि मैं 50 नहीं, मेरी जजगी में 55 लाख के शेयर्स जारी करना चाहता हूँ। कितने के, 55 लाख के। तो यूजुअली सेबी जो भी विनियामक बॉडी है वो क्या करती है कि आपको बार बार जो बुक बिल्डिंग सर्वे वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। आपको हम अलाउ करते हैं 50 लाख प्लस माइनस 15%। कितने, 50 लाख प्लस 15%। मतलब कि आपकी इच्छा हो, आपको लगे कि हाँ आपको शेयर्स बिकने के बाद में कि आपके शेयर्स की डिमांड अच्छी है, आप कुछ और करना चाहते हो, तो 15% के एक्स्ट्रा शेयर्स जो आप जारी कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, ग्रीन शू ऑप्शन कहते हैं। ठीक है, ठीक है राकेश जी। ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, क्या होता है ऑथराइज कैपिटल, जिसको जितने कैपिटल के शेयर्स जारी करने की अनुमति होती है उसे क्या कहते हैं, ऑथराइज कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होता है, जितने के शेयर्स जारी किए जाते हैं। फिर पेड अप कैपिटल क्या हो गया, पूरा पैसा कलेक्ट हुआ। सब्सक्राइब कैपिटल क्या हुआ, जितने के लिए आवेदन किए गए, सब्सक्रिप्शन के लिए आवेदन किया गया उसे क्या कहते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, फिर बुक बिल्डिंग क्या होता है, पहले किया गया सर्वे। क्या, सब्सक्रिप्शन क्या होगा, जैसे कि 50 लाख शेयर्स को
मार्केट में जारी करने के लिए रिलायंस ने आवेदन किया कि 50 लाख के मुझे पैसे कलेक्ट जारी करना है। फिर इशू का मतलब इसने 50 लाख की इसको परमिशन मिल चुकी है, इसने कहा कि नहीं अभी मैं एक बार क्या करता हूँ 40 लाख के शेयर्स जो जारी करता है, 40 लाख के शेयर्स जारी किए ताकि पता चले मार्केट में कि रेस्पॉन्स क्या है। उसके बाद में क्या होगा कि आपको जो यूजर्स हैं, जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो आपको उसके लिए आवेदन करेंगे। ठीक है भाई, हम लोग क्या करते हैं जब भी आईपीओ जारी होता है तो उससे पहले क्या होता है, आपको अप्लाई करना पड़ता है उस आईपीओ के लिए। ठीक है, अगर यदि जो अप्लीकेशंस हैं वो आपने 40 लाख से ज्यादा आ गया तो उसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, उसे क्या कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। और अप्लीकेशंस 40 लाख से कम के आ गए तो उसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। और फाइनली जो पैसा कलेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं, पेड अप कैपिटल। तो ये सारी जो इसकी टर्म्स हो गया। बुक बिल्डिंग, पहले सर्वे करना। अंडर राइटिंग, जो आपको कह सकते हैं अंडर राइटिंग दी जाती है कि हाँ इस तरीके से अगर यदि कोई निवेश नहीं करेगा तो हम निवेश करेंगे, मतलब कि ये पूरे ट्रस्ट हो गया, मतलब इन्होंने पूरा जो कंपनी का प्लान है उसके ऊपर ट्रस्ट कर लिया है। स्टैक, जो प्राइमरी मार्केट में निवेशक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्टैक। और ग्रीन शू ऑप्शन, जिसकी आपको 15% एक्स्ट्रा शेयर्स जारी करने की एक जो वो ऑप्शन मिलता है उसे क्या कहते हैं, ग्रीन शू ऑप्शन कहते हैं। हाँ 15%। ठीक है, तो ये सारे जो वो अपने की टर्म्स हो गई। अब इसके अंदर प्रोसेस क्या होती है, ठीक है, क्या हुआ, कम करना तेज करना, ठंड लग रही है, हाँ चलो ठीक है। अब देखते हैं कि पूरी पेमेंट एंड सेटलमेंट प्रोसेस क्या है। ठीक है, इसके अंदर 3 अपने लेयर्स होती है। एक तो होता है सबसे पहले डिपोजिटरी, क्या होता है, डिपोजिटरी, जिसे कहते हैं निक्षेप पगार। पेमेंट एंड सेटल, भुगतान एवं निपटान प्रक्रिया, ठीक है, कि कैसे होता है। फिर डिपोजिटरी के नीचे होंगे आपके डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, जिसे कहते हैं डीपी। उसके नीचे होंगे आपके बेनिफिशियरी ऑनर, ठीक है। ये जो टर्म्स हैं ये अपने किस में रहती है, शेयर मार्केट करो। डिपोजिटरी का मतलब होता है कोई बड़ा बैंक, अपने को समझने के लिए समझ सकते हैं। डिपोजिटरी का मतलब क्या, कोई बड़ा बैंक है उसको क्या कहते हैं, शेयर मार्केट में डिपोजिटरी कहते हैं। 2 ही डिपोजिटरीज है। डीपीज है, इसके क्या कह सकते हो, इसकी ब्रांचेज कह दो, सब ब्रांचेज कह दो, उससे क्या कहेंगे अपन, डीपीज कहेंगे, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। ब्रांचेज हो गए, सब ब्रांच हो गए, या कोई दलाल हो गया, मतलब ब्रोकिंग एजेंसीज हो गया, एनबीएफसीज हो गए, जो कि इनके द्वारा क्या है, मान्यता प्राप्त है। और आपके बेनिफिशियरी ऑनर कौन से हो गए, जो आपके ग्राहक है। ठीक है, हाँ इधर देखो अभी का, ठीक है, ये 3 लेयर होती है। जैसे ही आपको क्या करना है, किसी कंपनी में जाना है कि भाई हाँ मुझे शेयर मार्केट में निवेश करना है, तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ता है, एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। क्या खुलवाना पड़ता है, डीमैट अकाउंट। ठीक है, डीमैट की फुल फॉर्म है डीमेटेरियलाइजेशन। क्या है, डीमेटेरियलाइजेशन, अभौतिकीकरण। मेटेरियलाइजेशन, पहले शेयर्स कैसे मिलते थे, एक टिकट के फॉर्म में मिलते थे। ठीक है, जैसे पुराने समय रेलवे का एक टिकट मिलता था, मतलब आज से कम 20 एक साल पहले। आजकल तो इस टाइप का आता है, पहले वो रेलवे कह दो चाहे रोडवेज कह दो, तो उसमें क्या होता था, वो प्रिंटेड टिकट्स होते थे, 20 रुपए का, 10 रुपए का, 15 रुपए का। मतलब जैसे अपने सिक्के होते हैं ना, कोइंस नोट होते हैं ना, वैसे अलग अलग टाइप के क्या रहते थे, नोट रहते थे। जैसे 15 रुपए का टिकट देना है तो एक 10 का दे दिया, एक 5 का दे दिया, 17 का देना है, एक 10 का, एक 5 का, एक 2 का दे दिया। इस तरीके से टिकट होते थे। ठीक वैसे क्या होते थे, शेयर्स होते थे। ठीक है, अगर यदि आपको शेयर खरीदने हैं तो आपको आवेदन करना पड़ेगा शेयर बाजार में, और उस कंपनी के बाद में आपको क्या मिलेगा, उसके शेयर्स मिलेंगे। तो शेयर फिजिकल फॉर्म में होते थे। धीरे धीरे उस फिजिकल फॉर्म के शेयर्स को संभाल के रखना पड़ता था, जब किसी को बेचोगे तो वो शेयर्स उसके पास चले जाते थे। फिर क्या हो गया, ये सारे सिस्टम कैसे हो गया, कंप्यूटराइज्ड हो गया। कंप्यूटराइज हो गया तब आपको एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, डीमैट अकाउंट। ठीक है, और ये जो कंप्यूटराइजेशन हुआ है अपने शेयर मार्केट का, उसे कहते हैं अभौतिकीकरण। क्या कहते हैं, अभौतिक, मतलब कि जो फिजिकल फॉर्म में आपके शेयर्स होते हैं उसको क्या कर दिया, खत्म करके क्या हो गया, डिजिटल फॉर्म में शेयर आ चुके हैं। ठीक है, तो एक आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आप किसके पास जाओगे, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। किसके पास जाओगे, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। ये क्या होता है, जो भी ब्रोकर्स हैं, जो भी सब ब्रोकर्स हैं, जो भी अपने डिपोजिटरीज की कोई ब्रांचेज वगैरह हैं, जहां पर जैसे सारे के सारे क्या होते हैं, ऑथोराइज्ड होते हैं कि हाँ आपके थ्रू जो है वो क्या करेंगे, उसमें काम कर सकते हैं। आप इस ब्रोकर के पास में जाओगे, बोलो मुझे क्या करना है, डिपोजिटरी अपने डीमैट अकाउंट खुलवाना है, तो वो जो भी आपके
डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेगा, वो डॉक्यूमेंट्स ले लेके उसके बाद में आपका अकाउंट खोल देगा। जैसे ही आपका अकाउंट खुलता है आप बन जाते हो बेनिफिशियरी ऑनर। क्या बन जाते हो? बेनिफिशियरी ऑनर। क्या बन जाते हैं? बेनिफिशियरी ऑनर। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा क्या रहता है सिस्टम, सबसे पहले ऊपर कौन है? डिपोजिटरी। भारत में 2 ही डिपोजिटरी है। फिर उसके बाद में कौन आता है? मिडल में कौन आता है? डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, जो कि एक ग्राहक और डिपोजिटरी के बीच में एक मध्यस्थ का काम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, निक्षेपाकार भागीदार। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रोसेस इसके अंदर होती है। ठीक है, अब भारत आगे समझ में। भाई सबसे पहले आप किसके पास जाओगे? किसी ब्रोकर के पास जाओगे जिसे कहते हैं डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। इसने किससे अपनी परमिशन ले रखी है? अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले रखा है, किसी डिपोजिटरी से सर्टिफिकेट ले रखा है कि उससे द्वारा मान्यता प्राप्त है। फिर जैसे ही अकाउंट खुलता है तो आप क्या बन जाते हो? बेनिफिशियरी ऑनर बन जाते हो। उसके बाद में आप अपना किसी शेयर को खरीदना है, बेचना है, उसका आप ऑर्डर दे सकते हो। ठीक है, तो डिपोजिटरी की बात करें तो भारत में 2 डिपोजिटरीज कितनी है? 2। एक तो है NSDL, क्या है? और दूसरी है CDSL। दूसरा क्या है? CDSL। क्या? हाँ, डायरेक्ट उसके पास नहीं जाएगा, ये तो 2 ही है, डिपोजिटरी तो 2 ही है बस। ठीक है ना? हाँ, ठीक है ना, बाकी तो सब इसके इनके द्वारा लिए गए, परमिशन लिए हुए हैं डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट इसके। हाँ, शेर खान है, मोतीलाल ओसवाल है, ये सारे के सारे डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट जो ब्रोकर्स हैं। ठीक है, वो सारे क्या है? डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। ठीक है, 2 ही डिपोजिटरीज है, एक तो क्या है NSDL और एक आपके CDSL। ठीक है, NSDL की फुल फॉर्म है आपके नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। ठीक है, और CDSL है आपके सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड। CDSL क्या है? सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड, और ये आपके नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। इसकी स्थापना की गई NSE द्वारा। किसके द्वारा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा। किसके द्वारा की गई है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा। तो N से N को याद कर लेना है। ठीक है, और पीछे जो बच्चा CDSL की स्थापना किसके द्वारा की गई है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भारत के 2 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से हैं? NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये 2 भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है। अब कोई भी व्यक्ति क्या करता है, अगर यदि आप अकाउंट खोलाने के लिए या फिर आप शेयर मार्केट के अंदर निवेश करने जाओगे तो सबसे पहले क्या करोगे? ये कोई एक व्यक्ति है ए, ये क्या है? कोई व्यक्ति ए, ये किसके पास में गया? ब्रोकर के पास। किसके पास में गया? ब्रोकर के पास। ब्रोकर के पास में गया, अपना डीमेट अकाउंट खुलवा दिया, और इस ब्रोकर के पास जाकर के कहा कि मुझे क्या करना है? शेयर खरीदने हैं। क्या करना है? शेयर खरीदना है। ठीक है, शेयर की बात करते हैं, IPO बात, अपन शेयर की बात करते हैं। तो शेयर खरीदना है तो अब शेयर खरीदेगा किससे? जो बेच रहा है उसी से। नहीं नहीं, ब्रोकर मतलब दलाल, जो एजेंट होते हैं बीच में, अपना क्या लेंगे? कमीशन लेंगे। ठीक है ना, और आपका काम कर देंगे बीच में। और ये सारे रजिस्टर्ड होते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई फर्जी बैठे हैं। इन सब के जो सेबी के द्वारा है या फिर आपके जो डिपोजिटरीज हैं उनके द्वारा क्या होते हैं? रजिस्टर्ड होते हैं। आप देखोगे जैसे ये जस्ट आगे मेन रोड पर एक ऑफिस खुला हुआ है सिक्योरिटीज़ का, तो ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जिन्होंने क्या अपना लाइसेंस ले रखा है और ब्रोकिंग का काम करते हैं। तो ये क्या रहते हैं? ब्रोकर के पास जाएगा शेयर खरीदने के लिए। अब एक बी व्यक्ति है जो क्या है? जिसके पास में शेयर्स हैं। बी के पास में क्या है? शेयर्स। तो इसने अपना रजिस्ट्रेशन इस ब्रोकर के पास में करा रखा है, ब्रोकर 1 के पास। इसने अपना रजिस्ट्रेशन ब्रोकर 2 के पास करा रखा है। किसके पास? ब्रोकर 2 के पास। ठीक है, तो इसने क्या किया कि ये व्यक्ति, इसको तो क्या करना है? शेयर खरीदना, और इसको क्या करना है? शेयर बेचना है। भाई आप कोई चीज तभी खरीदोगे जब अगला व्यक्ति कोई बेचने को तैयार है। तो ये जैसे ही खरीदने के लिए दावा करेगा कि भाई मुझे 2 शेयर्स खरीदने हैं, तो ये क्या करेगा? इसका पेमेंट ले लेगा। क्या ले लेगा? पेमेंट लेगा। और इसको क्या देगा? रसीद देगा, एक कोई रिसिप्ट देगा। ठीक है भाई, आपको कितने शेयर खरीदने हैं? 10 शेयर खरीदने हैं, 10 शेयर के 1000 रुपये हुए, या फिर 10,000 रुपये हुए, 10,000 रुपये दो और ये आपकी 10,000 की रिसिप्ट। ये काम जैसे इसके पास आएगा उसको 1 दिन के अंदर करना पड़ेगा। कितने दिन में? 1 दिन में। ठीक है, 1 डे में। इसे कहते हैं पे इन डे। क्या कहते हैं इसे? पे इन डे। आगे बात समझ में? क्या? ठीक है, इसे क्या कहते हैं? पे इन डे। अब जैसे ही इसको पता चला कि भाई हाँ इसका पेमेंट आ गया, तो ये किसको कांटेक्ट करेगा? इस ब्रोकर को कांटेक्ट करेगा। पेमेंट किसको देगा? इस ब्रोकर को। अपनी जो भी ब्रोकरेज है, दलाली, उसको काट देगा। फिर इस ब्रोकर को कहेगा कि भाई मुझे तेरा जो कस्टमर है उससे मेरे को शेयर्स ला के दे, ये पकड़ पैसा। फिर ये ब्रोकर किससे कांटेक्ट करेगा?
जिसके पास शेयर्स है उसको अपनी ब्रोकरेज काटेगा और इसको कहेगा भाई ये अपना पेमेंट पकड़, जितने में तेरे को शेयर बेचने थे और मुझे क्या दे, शेयर्स। ठीक है, ये व्यक्ति अपना शेयर्स ब्रोकर को देगा और ये ब्रोकर इस ब्रोकर को देगा और फाइनली जो है इस ए व्यक्ति के पास में शेयर्स आ जाएंगे। तो इसे क्या कहते हैं, पे आउट डे। इसे क्या कहते हैं, पे आउट डे। ठीक है, जिस दिन शेयर्स या पेमेंट का भुगतान हो जाता है, अगर यदि आपको बेचना है तो आपको पैसा मिल जाएगा और अगर यदि आपको शेयर खरीदना है तो आपको क्या मिल जाएंगे, शेयर्स मिल जाएंगे। उसे कहते हैं क्या, पे आउट डे। तो जिस दिन आप शेयर खरीदने के लिए पैसा देते हो या जिसको शेयर्स बेचने के लिए शेयर्स देता है वो तो उसे तो क्या कहते हैं, पे इन डे। उसे क्या कहेंगे, पे इन डे। और जिस दिन आपने जिसके लिए पैसा दिया है वो चीज आपको मिल जाती है उसे क्या कहते हैं, पे आउट डे। पे इन डे और पे आउट डे। तो ये आपके कौन कौन सी हो गई, दो डिपोजिटरीज हो गई और ये आपके पे इन डे और पे आउट डे हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर ये फालतू कुछ एक टॉपिक, ये फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स और ये ट्रेडिंग टी प्लस डे, इसको कोई ज़्यादा अपने को मेंस के हिसाब से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। इस बार सवाल आया था क्या मोनिका, कितने नंबर का, 5 नंबर का क्वेश्चन था, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स होते क्या है। ठीक है, शेयर मार्केट के अंदर एक सिस्टम है, डेरिवेटिव का मतलब कि किसी जो चीज डेराइव्ड है उसे क्या कहते हैं अपन, डेरिवेटिव कहते हैं। शेयर मार्केट के अंदर एक कंसेप्ट है कि अगर यदि आपको, इसका दो उद्देश्य है फाइनेंशियल डेरिवेटिव को शेयर मार्केट के अंदर लाने का। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है, रिस्क हेजिंग। क्या है, रिस्क हेजिंग। हेजिंग का मतलब होता है कम करना। हेजिंग का मतलब क्या होता है, कम करना। और सेकंड है स्पेकुलेशन, यानी अनुमान लगाना। सेकंड क्या होता है, स्पेकुलेशन यानी बोली लगाना, अनुमान लगाना। इसका मतलब क्या होता है, जब भी बोली लगाता है उसका मतलब क्या है, रिस्क बढ़ती है। ठीक है, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के क्या है, आपके दो उद्देश्य रहते हैं। एक तो क्या, रिस्क को कम करना या फिर रिस्क को बढ़ाना। तो मतलब डेरिवेटिव्स हमेशा जब भी एग्रीमेंट होगा तो दो पार्टी के बीच में होगा। शेयर की खरीद बिक्री होनी है तो दो पार्टी के बीच में होगी। उसमें से एक पार्टी तो चाहती क्या रहे, रिस्क उसकी कम हो, और दूसरी पार्टी क्या चाहती है, रिस्क ज्यादा हो, रिस्क लेना चाहती है। जैसे सपोज आपके पास में कोई चीज है, आपके पास में ऐसी कोई वस्तु है जिसको आप चाहते हो कि बेचना चाहते हो, या फिर आपको ये लग रहा है कि हाँ इससे क्या है कि भविष्य के अंदर मुझे और नुकसान हो सकता है। ठीक उसी समय मुझे लगे कि यार इसको तो लग रहा है नुकसान हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इससे मुझे फायदा होगा। मुझे क्या लग रहा है कि इसके मुझे फायदा होगा। तो दोनों मिलकर क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि हाँ चलो ठीक है आप ये वस्तु ले लो। इससे क्या हो रहा है, आपको तो नुकसान हो रहा था, आपका तो नुकसान कम हो गया। क्या हो गया, रिस्क हेजिंग। मैंने एक अनुमान लगाया कि हाँ इसको भले ही इसने अपना नुकसान कम कर दिया, लेकिन मुझे पता है कि 5-6 महीने बाद ये चीज मुझे बहुत अधिक रिटर्न देने वाली है। तो उसका क्या, मुझे मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये आपके स्पेकुलेशन हो गया। अब इसमें क्या होता है, डेरिवेटिव को डेरिवेटिव क्यों कहते हैं, मतलब कि व्युत्पन्न क्यों है। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, वित्तीय व्युत्पन्न। वित्तीय व्युत्पन्न क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जिस रेट पर एग्रीमेंट होता है वो किसी और सिक्योरिटी से उत्पन्न की हुई होती है। वो किसी और सिक्योरिटी से उत्पन्न की होती है। जैसे मैंने आपको बताया, कोई एक व्यक्ति जिसके पास में क्या है, शेयर्स है, जिसके पास में क्या है, शेयर्स है। ठीक है, शेयर्स के भाव आपके अगस्त 2025 में कितने हैं, जैसे 100 रुपए प्रति शेयर। कितने रुपए, 100 रुपए प्रति शेयर है। ठीक है, आपको ये लग रहा है कि क्या कि ये मेरा जो अभी 100 रुपए प्रति शेयर है, ये जो रेट है अगस्त के बाद में अक्टूबर 2025 है। कब, अक्टूबर 2025। उस वक्त जो ये घट करके 70 रुपए प्रति शेयर हो जाने होने वाली है। कितने रुपए, 70 रुपए प्रति शेयर होने वाली, आपको ऐसा लग रहा है। ठीक वैसे ही एक व्यक्ति है बी। एक व्यक्ति कौन है, बी। वो उसको ये लग रहा है कि यार अभी ये शेयर्स हैं 100 रुपए प्रति शेयर। ठीक है, और अगर यदि कोई मुझे 70 रुपए प्रति शेयर में बेचेगा तो हालांकि रेट तो कम होंगे, लेकिन बी को ये लगता है कि अक्टूबर 2025 में अगर यदि ये शेयर 90 रुपए प्रति शेयर रहेगा तो मुझे क्या हो सकता है, इसका फायदा हो सकता है। आई बात समझ में, कि मतलब ये तो सोच रहा है कि भाई 100 से घट करके अक्टूबर में कितना आ जाएगा, 70। ये सोच रहा है कि कम तो होगा लेकिन कितने पहुंचने वाला है, 90 पे रहेगा। 90 पे रहेगा तो ये दोनों क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं। क्या करते हैं, ए और बी मिलके क्या करते हैं, एक समझौता करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं कि भाई तू अभी तू मेरे को पैसा ले ले, अभी क्या ले ले, एडवांस के अंदर पैसा ले ले। 3 महीने बाद मुझे 80 रुपए, सॉरी इसको लग रहा 70 रुपए, 75 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से मेरे को बेच देना। कितने महीने बाद, 3 महीने बाद। कितने रुपए में, 75 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से बेच देना। अब इसको तो क्या हो गया, रिस्क कम हो गया। इसको तो लग रहा था 70 रुपए होने वाले थे। कितने रुपए, 70 रुपए होने वाले थे, लेकिन इसको कितने रुपए मिल रहे हैं, 75 रुपीज मिल रहे हैं। और इसको क्या लग रहा है कि 90 होने वाला है, तो इसने क्या लिया, 15 रुपए की रिस्क ले ली। इसने क्या लिया है, 15 रुपए की रिस्क ले ली।
अब जो एग्रीमेंट वास्तव में 75 रुपए में हुआ है, ये 75 रुपए डेराइव किससे हुआ है? ये 75 रेट इन दोनों ने किसके आधार पर निकाली है? इसके और इसके आधार पर। मतलब जो जिस रेट पर आपके फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का एग्रीमेंट होता है वो किसी और सिक्योरिटी की रेट से डेराइव्ड होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? डेरिवेटिव या फिर व्युत्पन्न। क्योंकि जिस रेट पर एग्रीमेंट किस रेट पर हुआ है, किस रेट पर हुआ है? 75 रुपीज प्रति शेयर। तो प्रति शेयर ये इसको पता कैसे चला कि ये 75 रुपीज प्रति शेयर होने वाला है? क्योंकि इनको पता था कि वर्तमान में ये रेट है, भविष्य में आपके ये रेट होने वाली है। तो इन्हीं रेट की वजह से इन्होंने एक डेराइव करके एक रेट निकाली कि ये सिक्योरिटी इतने रुपए में बिकेगी, तो उसे क्या कहते हैं? फाइनेंशियल डेरिवेटिव कहते हैं। फाइनेंशियल डेरिवेटिव वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी जो प्राइस है वो क्या होता है? किसी और सिक्योरिटी के प्राइस से जो है वो डेराइव की जाती है, तो इसलिए उसे क्या कहते हैं? फाइनेंशियल डेरिवेटिव कहते हैं। रिस्क हेजिंग, और इसने तो स्पेकुलेशन किया, इसकी रिस्क कम होगी। भाई ये 100 रुपए में शेयर इसने सपोज 50 रुपए में खरीदा था, कितने में? इसने कभी जनवरी 25 में 50 रुपए में शेयर खरीदा, ठीक है, जनवरी 25 में 50 रुपए का। मानसून के समय इसका रेट हो गई बढ़ करके 100 रुपए, ठीक है। अब उसको लग रहा है कि यार हाँ आज बेचो तो हो सकता है फायदा, लेकिन इसको लग रहा है क्या पता बढ़े घटे, लेकिन इसको लग रहा है कि हाँ हो सकता है कि थोड़ा नुकसान हो। तो 50 है, इसको लग रहा है कि अक्टूबर तक जो है 70 रुपए में ये शेयर का रेट पहुंच जाएगा। मतलब कि 50 रुपए की अर्निंग हो रही थी, अब वहाँ उसको अक्टूबर के अंदर 20 रुपए प्रति शेयर ही अर्निंग होगी। तो अब ये क्या कर रहा है? अगर यदि इसको 25 रुपए प्रति शेयर मिल रहा है तो ये क्या करेगा? अपने रिस्क को सेफ मानेगा। या अपने को तो 20 ही मिल रहे थे, मिलने वाले हैं, अपन अगर यदि किसी को 25 रुपए में दे देंगे, मतलब 25 रुपए प्रॉफिट के साथ दे देंगे, तो अपने तो बढ़िया है भाई, 20 से बढ़िया 25। जहाँ 20 रुपए मिलने वाले थे वहाँ क्या मिल रहे हैं? 25। तो इसने अपनी रिस्क कम कर ली। इसने क्या किया? अपनी रिस्क को कम कर लिया, रिस्क को हेज किया है। इसने क्या किया है? जिसको लग रहा है कि 90 रुपीज प्रति शेयर हो सकते हैं भाव, इसको लग रहा है, इसने अनुमान लगाया, इसने स्पेक्यूलेट किया है कि 90 रुपीज प्रति शेयर अक्टूबर के अंदर हो सकते हैं, इसलिए इसने इसके साथ एग्रीमेंट कितने में किया? 75 में, ताकि इसको कितने रुपए का प्रॉफिट हो जाए? 15 रुपए प्रति शेयर इसको भी प्रॉफिट हो जाए। तो इसको क्या कहते हैं? फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स कहते हैं। मतलब कि जो भी आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किसी और, मतलब कमोडिटी की रेट से, किसी और प्रतिभूति की रेट से, किसी और सिक्योरिटी की रेट से जो डेराइव्ड होते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स कहते हैं। अब फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स दो टाइप के हो सकते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के, या फिर डेरिवेटिव्स ही कह लो। एक तो सीधा होता है कमोडिटी डेरिवेटिव, और दूसरा आपके फाइनेंशियल डेरिवेटिव है। ठीक है, कमोडिटी डेरिवेटिव क्या होता है कि जैसे आप देखते हो कमोडिटीज के भाव भी ऊपर नीचे बहुत होते हैं, कमोडिटीज के भाव ऊपर नीचे बहुत होते हैं। स्पेशली जो भी आपके कह सकते हैं कमोडिटीज कमोडिटी मार्केट के अंदर रजिस्टर्ड है, चाहे कोई खाद्यान्न हो चाहे फूड ग्रेन हो, उनके रेट्स क्या रहते हैं? अप एंड डाउन होते रहते हैं। जैसे किसी किसान ने क्या किया? अपने खेत में गेहूं बो रखा है, क्या? गेहूं, गेहूं की खेती कर रखी है, ठीक है। हमेशा खेती के अंदर बहुत सारे अनसर्टेनिटीज रहती है कि बारिश होगी कि नहीं होगी, बारिश अच्छी भी हो गई, फसल पूरी पक गई, पूरी आपने हार्वेस्टिंग कर लिया, फसल की कटाई कर ली, उसके बाद में भी फसल को नुकसान हो सकता है। तो आपको क्या होता है कि किसान क्या करेगा कि अनुमान लगाएगा कि अभी वर्तमान में 3,000 रुपए गेहूं प्रति क्विंटल गेहूं के भाव है। कितने रुपए? 3,000 रुपए प्रति 100 kg, ठीक है। इसको ये लग रहा है कि यार इस बार क्या है कि गेहूं की फसल बहुत ज्यादा है। भाई जब भी प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो रेट कम होती है, और प्रोडक्शन कम हो तो क्या होती है? रेट ज्यादा होती है। तो इसको ये लग रहा है कि अभी तो 3,000 रुपए प्रति किलो है, और अक्टूबर 25 के अंदर, अक्टूबर 25 के अंदर इसके भाव सामान्यतः आपके कितने रहेंगे? 2,500 रुपए प्रति 100 के लिए, मतलब 1 क्विंटल के कितने रुपए रहने वाले हैं? 2,500 रुपए रहने वाले हैं, ठीक है। अब इसके अंदर बीच में कोई दुकानदार है, कौन है? कोई निवेशक कह दो, इन्वेस्टर कह दो, या कोई दुकानदार है। वो इससे फसल जब खड़ी है उसी वक्त एग्रीमेंट करे कि भाई तेरी जितनी भी फसल होगी मैं उसको 2,700 रुपए प्रति 100 क्विंटल जो है आपके मैं लेने वाला हूँ। क्या लेने वाला हूँ? 2,700 रुपए प्रति क्विंटल मैं लेने वाला हूँ। तो वो सारे इस टाइप के जो एग्रीमेंट्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कमोडिटी, ठीक है। ये सारे एग्जीक्यूट फ्यूचर में होते हैं, ठीक है। एक तो होता मैंने हाथों हाथ ही चाह और आपको रेट दे दिया, ठीक है, तो वो तो उसका कोई इसके अंदर कोई छुपी हुई वैल्यू नहीं है कि हाँ ठीक है भाई, हाँ मुझे अभी कोई चीज़ पेन बेचना है आपको कि 20 रुपए में दे दो या 100 रुपए में दे दो, मुझे अच्छा लगा 100 रुपए में आपको दे दिया, तो एक इंस्टेंट क्या हो गया? ट्रांजेक्शन हो गया। लेकिन मैं ये सोचूं कि यार ये बोर्ड है, अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ? क्लासरूम चला रहा हूँ, ये बोर्ड 3 महीने बाद खराब होने वाला है, ठीक है। और आपको ये लगता है कि यार 3 महीने बाद मुझे कोई क्लासरूम स्टार्ट करना है, मेरा ऐसा कोई प्लान है, तो मैं क्या करूंगा कि यार चलो खराब हो रहा है,
40,000 रुपये में आपको दे देता हूँ। आपको लगेगा यार खराब तो क्या होगा, 3 महीने में ऐसा क्या बिगड़ जाएगा, और आपके क्लासरूम स्टार्ट हो रही है, आपको एक सस्ता सा बोर्ड मिल जाएगा, तो आप क्या करोगे, इसको ले लोगे। तो मतलब कि आज और भविष्य इन दोनों की वजह से क्या करते हो, आप एक एग्रीमेंट के लिए रेट को डेराइव करते हो। ठीक है, वर्तमान में 3,000 है, फ्यूचर में इसको लग रहा है 2500 होने वाली है, तो इन दोनों रेट्स के आधार पर इन्होंने एक एग्रीमेंट किया, जिसे क्या कहते हैं, डेराइव्ड रेट कहते हैं। वो क्या हो गया, आपके कॉमोडिटी डेरिवेटिव हो गया, कि भाई 2700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं ले लेते हैं। तो इस टाइप के जो भी कॉमोडिटी के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं, कॉमोडिटी डेरिवेटिव। और अगर यदि फाइनेंशियल टूल्स हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे शेयर्स, जैसे आपके डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, चाहे स्टॉक्स हो गए, उन सब के लिए किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स कहते हैं। ये यूजुअली 4 टाइप के हैं। कौन कौन से, फॉरवर्ड, सबसे पहला फ्यूचर है, फिर फॉरवर्ड, सॉरी फ्यूचर, फिर ऑप्शन और स्वैप। ठीक है, ये अलग अलग मेथड्स हैं डेरिवेटिव्स के, अपन किस तरीके से जो है अपन किसी एग्रीमेंट कर सकते हैं। कौन कौन से, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन और स्वैप। इंग्लिश से और हिंदी दोनों में ऐसे याद करना है। पहला कौन सा, फॉरवर्ड, फिर फ्यूचर, फिर ऑप्शन और स्वैप। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फॉरवर्ड डेरिवेटिव की। ठीक है, ये अलग अलग तरीके से एग्रीमेंट्स होते हैं कि भाई आपको किस हिसाब से स्पेकुलेशन करना है। ये सब क्या पूरा का पूरा गेम स्पेकुलेशन का है, कि भाई आपको क्या फील होता है, अगली पार्टी को क्या फील होता है, दोनों की कितनी रिस्क इन्वॉल्व है, उसके आधार पर जो आप क्या करते हो, एक समझौता करते हो, भाई इतनी रिस्क तेरी, इतनी रिस्क मेरी। ठीक है, दोनों कैलकुलेटर रिस्क लेते हैं और इस रेट पर अपन क्या कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। फॉरवर्ड डेरिवेटिव जो अभी तक मैंने समझाया वो सारे क्या है, फॉरवर्ड डेरिवेटिव्स। फॉरवर्ड डेरिवेटिव में यूजुअली क्या होता है, दो पार्टीज होती हैं। कितनी होती है, दो पार्टीज होती है, ए और बी। ठीक है, ए पार्टी को क्या करना है, कोई शेयर बेचना है, उसको क्या देना है, कोई शेयर कह दो या कोई आपके फाइनेंशियल कोई आपके पास में इंस्ट्रूमेंट है, उसको क्या करना है, बेचना है। ए क्या चाहता है, बेचना चाहता है, और बी क्या चाहता है, खरीदना। बी क्या चाहता है, उसे खरीदना। ठीक है, दोनों आज एक एग्रीमेंट करते हैं कि 3 महीने बाद, कितने महीने बाद, 3 महीने बाद या फ्यूचर की किसी डेट पर, या फ्यूचर की किसी डेट पर जो शेयर्स हैं वो मैं किसी जो भी प्राइस है कि इस प्राइस पर जो है, इस रेट पर जो है, इस शेयर्स को खरीदूंगा। ठीक है, तो उस एग्रीमेंट को क्या कहते हैं, फॉरवर्ड डेरिवेटिव। ठीक है, आगे समझ में कि दो कोई एक कोई शेयर्स का किसी फाइनेंशियल टूल का बेचने वाला और दूसरा किसी फाइनेंशियल टूल को खरीदने वाला, दोनों मिलकर के क्या करते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट करके ये बताते हैं कि भाई आपका जो शेयर्स है फ्यूचर के किसी डेट पर, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, मैं इस रेट पर खरीदूंगा। इसमें ए बी इस वस्तु को बेचने के लिए क्या है, बाध्य, और बी व्यक्ति क्या है, इस वस्तु को खरीदने के लिए बाध्य। अब चाहे रेट दोनों के लिए फायदे में रहे, चाहे किसी के लिए फायदे में रहे, किसी के लिए नुकसान में रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों की क्या है, ऑब्लिगेशन है। इसकी ऑब्लिगेशन, इसकी बाध्यता है इसको बेचना, इसकी बाध्यता है इसको खरीदना। कब खरीदेंगे, जो डेट इन्होंने आज डिसाइड की, कितने में खरीदेंगे, जिस रेट को इन्होंने आज डिसाइड किया। ये सारे इसे क्या कहते हैं, आपके फॉरवर्ड। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी, एग्रीमेंट के अंदर आपको डेट लिखनी पड़ेगी। ठीक है, उसकी रेट लिखनी पड़ेगी, कितने रुपए में बेच रहे हो, प्लस उसकी संख्या लिखनी पड़ेगी, कितने शेयर्स आप बेच रहे हो, और भी कोई शर्त आप लिखना चाहते हो तो वो सब इसमें लिखना पड़ेगा। तो ये सारे क्या हो जाएगा, आपके फॉरवर्ड डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, सेकंड हो गया आपके फ्यूचर डेरिवेटिव। सेकंड क्या हुआ, फ्यूचर। सेकंड क्या हो गया, फ्यूचर डेरिवेटिव। सेम फॉरवर्ड जैसा ही है, एक पार्टी क्या है, ए, दूसरी पार्टी क्या है, बी। पहली पार्टी क्या है, ए, दूसरी पार्टी बी। इसके पास में एक शेयर है बेचने के लिए, जैसे सपोज कोई 100 शेयर्स हैं, इनको ये बेचना चाहता है। ठीक है, और अभी वर्तमान में एक शेयर का प्राइस कितना है, सपोज 100 रुपए, कितने रुपए। ठीक है, बी व्यक्ति है, इसे क्या खरीदना है, शेयर्स खरीदना है। बी कौन है, जिसे क्या करना है, शेयर खरीदना है। देखो उसके अंदर क्या होता है, कम रिस्क इन्वॉल्व होती है, फ्यूचर के अंदर और अधिक रिस्क इन्वॉल्व है। इसको क्या करना है, शेयर खरीदना है। ठीक है, इस व्यक्ति को लग रहा है कि यार शेयर के दाम गिर रहे हैं, इसको क्या लग रहा है कि शेयर के दाम गिर रहे हैं। इसने शेयर सपोज 50 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से लिया हुआ है। कितने रुपए में लिया हुआ है, 50 रुपए। तो आज की डेट में तो 50 रुपए अर्न कर रहा है, लेकिन मार्केट में क्या है, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। मार्केट में क्या है, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। अब क्या हो सकता है कि 100 रुपए से बढ़ के 150 रुपए भी पहुंच सकता है, या फिर 100 रुपए से घट करके 50 पे भी आ सकता है।
क्या स्थिति है कि 100 रुपये से बढ़ करके 150 पे भी पहुंच सकता है, या फिर 100 रुपये से घट करके आपके 50 पे भी आ सकता है। इसने कहा कि यार चलो अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता, महीने भर में सारी पिक्चर क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। एक महीने में पता चल जाएगा कि क्या इस एग्रीमेंट के मतलब कि शेयर के भाव बढ़ने वाले हैं कि नहीं बढ़ने वाले हैं। तो ये क्या करेंगे, आज जैसे कितनी तारीख है, 24 अगस्त 2025 को क्या करेंगे, दोनों मिलकर एक एग्रीमेंट करेंगे। क्या करेंगे, एक समझौता या एग्रीमेंट करेंगे कि भाई एक महीने बाद क्या करेंगे, अपन इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं। एक महीने बाद क्या करने वाले हैं, आज अगर यदि 100 रुपये तो 110 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से एक महीने बाद जो इस शेयरों की खरीद बिक्री हो जाएगी। हेलो, प्रिंट नहीं मंगवाया यार। अच्छा ठीक है। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि 110 रुपये की सोचा कि आपको एक महीने बाद क्या करना है, 110 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया कि एक महीने बाद में आपको इस शेयर्स की डिलीवरी हो जाएगी। इसके अंदर ये ऑप्शन होता है कि आपको एक महीने तक प्राइस को जज करना है। इसको बीच में लगा कि हाँ प्राइस जो है एक महीने के भीतर भीतर ही क्या 100 से 110 की बजाय कितने रुपए हो गया, 111 रुपये हो गया। कितने रुपए हो गया, 111 रुपये। उस वक्त ये कहेगा कि भाई लेना है तो 111 में आज ही ले ले, नहीं तो मैं इस एग्रीमेंट को कैंसिल कर रहा हूँ। क्या शर्त होती है इसके अंदर, अगर यदि 110 से ज़्यादा प्राइस हो गए, ठीक है, तो ये कहेगा भाई लेना है तो आज ही ले 111 रुपये में। क्या एग्रीमेंट, ठीक है। तो इसको क्या, ये क्या हो गया कि जैसे सपोज ये अपने इसको 24 अगस्त को इसने एग्रीमेंट किया कि एक महीने बाद इसको 110 रुपये मैं बेचूंगा। अब 24 की जगह 31 अगस्त को इसकी रेट क्या हो गई, 31 अगस्त को क्या हो गया, 111 रुपये हो गया। 111 रुपये होते ही इसने एक ने कहा कि भाई लेना है तो आज के आज 111 रुपये में ले, नहीं तो क्या है, मैं ये एग्रीमेंट क्या कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है, आपके पास में ऑप्शन होता है, मतलब फ्यूचर प्लान क्या होगा कि एक पार्टी क्या करती है, एक पार्टी के पास में अधिक राइट्स होते हैं एग्रीमेंट के रेट्स को रिवाइज करने के। अब ये राइट्स इसके पास में भी रह सकते हैं या फिर इसके पास में भी रह सकते हैं। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है। अब ये जैसे शेयर के भाव जैसे 100 रुपये, अब पता चला कि 100 रुपये से घट के कितने हो चुके हैं, 90 रुपीज़। कितने रुपए हो गए, 90 होते, इसको तो बड़ा फायदा, भाई 90 रुपये की चीज़ कितने में बिकेगी एक महीने बाद, 110 रुपये में। तब ये व्यक्ति कहेगा कि नहीं भाई 7 दिन में 90 पहुंच गया, मेरे को 110 में नहीं लेना, लेना तो आज ही मुझे कितने में दे दे, 90 रुपये में दे दे। तो मतलब किसी एक पार्टी के पास में अधिक राइट्स होते हैं टू रिवाइज द रेट एंड टाइम। ठीक है, इतने रुपए में और आज ही मेरे को दे, तब मैं इस एग्रीमेंट को कंप्यूट करूंगा, तो उसे क्या कहते हैं, फ्यूचर डेरिवेटिव। यहाँ पर भी दो पक्ष रहेंगे, ये भी क्या किसी फ्यूचर की डेट पर एग्रीमेंट करते हैं इतनी तारीख को देंगे, लेकिन किसी एक पार्टी के पास में क्या होता है, अपनी रिस्क को कम करने के लिए क्या होता है, कुछ राइट्स होते हैं ताकि उस रेट और उसको क्या सकते हैं, प्राइस को रिवाइज कर सके। तो ये कौन सा एग्रीमेंट हो गया आपके डेरिवेटिव, फ्यूचर। तीसरा हो गया आपके ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन जो है आपके वन साइडेड एग्रीमेंट होता है। कैसा होता है, ठीक है, इसके अंदर एक पार्टी इन्वॉल्व होती है, ये सारे है एक दूसरे के, छोटा मोटा इस सब में वेरिएशन है। ये भी क्या कर रहा है, फ्यूचर की डेट के लिए क्या कर रहे हैं, कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, कोई समझौता कर रहे हैं। इसके अंदर दो चीजें होती है, एक तो होता है कॉल्स और एक होता है पुट। क्या होता है, एक कॉल और एक पुट। ठीक है, कॉल होता है राइट टू बाई बट नो ऑब्लिगेशन टू बाई। ठीक है, पुट होता है राइट टू सेल बट नो ऑब्लिगेशन फॉर सेल। इसका क्या मतलब है हिंदी में, इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति जिसने क्या किया, एग्रीमेंट किया है, जिसने क्या किया, दो व्यक्तियों ने एग्रीमेंट किया है, ये एक पक्षीय समझौता होता है, मतलब कि एक ही व्यक्ति के पास अधिकार होते हैं, दूसरे के पास में अधिकार नहीं होते हैं। एक व्यक्ति के पास में उस वस्तु को खरीदने का तो अधिकार है, ठीक है, लेकिन खरीदने का ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको खरीदनी ही पड़ेगी। आई बात समझ में। जैसे क्या हुआ, आपने इस एग्जाम्पल में देखा कि ए व्यक्ति कौन है, ए, दूसरा कौन है, बी। इन दोनों ने ऑप्शन किया, कॉल के थ्रू क्या किया, एग्रीमेंट लिया कि ये कह रहा है कि इस ए के पास में क्या कॉल का राइट है, कितने का, कॉल का। ये शेयर्स को खरीद सकता है, सपोज आज से एक महीने बाद 110 रुपये प्रति शेयर जो है वो इस शेयर को खरीद सकता है। मतलब इसने जब चाहा, अगर इसने रचा कि भाई मुझे 110 रुपये प्रति शेयर में खरीदना है तो खरीद के रहेगा,
मतलब इसके पास में अधिकार है, लेकिन इसके जज गए कि मुझे नहीं खरीदना है, तो इसके पास में खरीदने का कोई दायित्व नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ऐसे को कहते हैं कॉल। अब सपोज बी के पास में कैसा ऑप्शन है, पुट का ऑप्शन है। किसका ऑप्शन है? पुट का ऑप्शन है। इसको जो शेयर 110 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से क्या करने थे, बेचने थे। इसको क्या करने थे, बेचने थे। ठीक है, अगर यदि इसको बेचना है तो इसके पास में राइट टू सेल है, इसके पास में क्या है, राइट टू सेल। इन्होंने एग्रीमेंट कर रखा है, ये इसको बेचना चाहता है तो इस व्यक्ति को खरीदना पड़ेगा, इस व्यक्ति को खरीदना पड़ेगा। लेकिन इसको जज गया कि नहीं मुझे अब तो नहीं बेचना, तो इसके पास में नो ऑब्लिगेशन टू सेल, मतलब कि इसके ऊपर कोई दायित्व तो नहीं कि इस व्यक्ति को इस वस्तु को 110 रुपये में बेचे ही बेचे। तो आगे समझ में ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन का मतलब वन साइडेड एग्रीमेंट होता है, जिसके अंदर किसी एक पार्टी के पास में, जिस भी एग्रीमेंट की एक पार्टी उसके पास में फुल राइट्स होते हैं विदाउट एनी ऑब्लिगेशन। क्या होते हैं? बिना किसी दायित्व के पूरे अधिकार होते हैं। अब ये दो टाइप के हो सकते हैं, पहला तो क्या, कॉल, दूसरा क्या, पुट। कॉल का मतलब राइट टू बाई, मतलब कि आपको खरीदने का तो अधिकार है, लेकिन आपकी कोई वो जवाबदारी नहीं बनती है कि इसको खरीदो ही खरीदो। आप चाहोगे तो खरीद के रहोगे, लेकिन आपने जज गया कि भाई मुझे नहीं खरीदना, तो आपको कोई बेच नहीं सकेगा सामान को। पुट का मतलब राइट टू सेल, बेचने का अधिकार है, लेकिन बेचना ही पड़ेगा, ऐसा कोई दायित्व आपके ऊपर नहीं है। आपका अधिकार है, आप जब बेचना चाहोगे तो बेच दोगे, और अगर यदि आपने जचा कि नहीं मुझे नहीं बेचना है, तो आपके ऊपर कोई दायित्व नहीं है कि आपको इसको बेचना ही पड़ेगा। तो ये हो गया आपके क्या, ऑप्शन। ठीक है, एंड फोर्थ आपकी क्या, स्वैप। फोर्थ क्या है, स्वैप। ठीक है, स्वैप होता है करेंसी की लेन देन। स्वैप क्या होती है, करेंसी से लेन देन। ठीक है, स्वैप यूजुअली दो तरह की होती है, एक तो क्या, ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट। दूसरा हो गया आपके मुद्रा यानी करेंसी। देखो ऐसा ऐसा कुछ श्रीलंका इंडिया नहीं, आप चाहो घर बैठे बैठे अभी यहाँ की अमेरिका की करेंसी खरीद सकते हो। ठीक है, हर चीज क्या है स्टॉक मार्केट में, आप चाहो कि जापान की करेंसी खरीदनी है तो आप खरीद सकते हो, आप जब चाहो उसको बेच सकते हो। ठीक है, यूजुअली निवेश को किसी भी ओपन मार्केट में, कैपिटल इकोनॉमी में किसी भी काम को जो है वो डीमोटिवेट नहीं किया जाता। यहाँ अगर यदि आप चीज़ खरीदते हो तो यूजुअली दो पर्पज से खरीदते हो आप। पहला, आपको उस वस्तु की जरूरत है, अदरवाइज आप निवेश के लिए भी कोई चीज़ खरीद सकते हो, इन्वेस्टमेंट के लिए भी कोई वस्तु को खरीद सकते हो। आपको गोल्ड लेना है, पहले कारण तो ये हो सकता है गोल्ड लेने का कि आपको कोई गहना बनवाना है, दूसरा आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। प्रॉपर्टी खरीदनी है तो पहला आपका ये काम हो सकता है कि मकान बनाना है, दूसरा क्या हो सकता है कि प्रॉपर्टी में आपको निवेश करना है। ठीक वैसे हर कमोडिटी को, हर तरह के शेयर को आप खरीद या बेच सकते हो। ऐसे ही होता है करेंसीज। आपके जो करेंसीज हैं वो सारी की सारी क्या होती है, स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड होती है। आपको लग रहा है कि हाँ अमेरिका की करेंसी आज से 2 महीने बाद क्या होने वाली है, डॉलर की वैल्यू बढ़ने वाली है, तो आप क्या करोगे, डॉलर में निवेश कर दोगे, और जैसे ही वो वैल्यू बढ़ेगी आप उसको वापस सेल कर दोगे। ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं रुपया मजबूत होने वाला है, तो आप क्या करोगे, रुपीज़ में निवेश कर दो। आपको लगता है नहीं फ्रांस के जो है वो आपके पाउंड जो है वो आपके स्ट्रांग होने वाले हैं, नहीं, आपको लगता है नहीं ब्रिटेन के स्टर्लिंग पाउंड स्ट्रांग होने वाला है, तो उसमें निवेश कर दो। आप जिसमें चाहो, जिस करेंसी में चाहो उसमें निवेश कर सकते हो। ठीक है, अब क्या होता है ब्याज दर, आपने यूजुअली देखा होगा कि बैंक से जब भी लोन देते हैं तो दो तरह की ब्याज दरें होती है। ठीक है, एक तो होती है क्या, फिक्स, एक क्या होती है, एक क्या होती है, फ्लोटिंग। ठीक है, ठीक वैसे ही क्या होता है, ये तो आपने बैंक से लोन ले रखा है, ऐसे ही कोई कॉर्पोरेट कंपनी है उसने किसी और कंपनी से लोन ले रखा होगा। भाई डिबेंचर्स क्या होते हैं, भाई फर्म से आपने पैसा कलेक्ट किया लोन के माध्यम से, उसे क्या कहता है, डिबेंचर। ठीक है, अब उन्होंने भी क्या कर रखा है, लोन ले रखा है। लोन लेंगे तो उन्होंने कोई ना कोई ब्याज दर तय की होगी, या तो फिक्स होगी या क्या होगी, फ्लोटिंग। अब ये ब्याज दरें बढ़ती घटती रहती है, हर 3 महीने बाद आप देखोगे, आज से 3 साल पहले अलग ब्याज दर थी, आज अलग है, और आज से 3 साल बाद कितनी होगी आपको पता नहीं है। सपोज एक होम लोन ले रखा है, क्या ले रखा है, होम लोन, तो 2022 में उसकी ब्याज दर थी 9%। 2022 में कितनी थी, 9%। उसके बाद में 2024 2024 में बढ़कर वो कितनी हो गई है, 10%। 2024 में बढ़ के कितनी हो गई, 10%। फिर जैसे ही 2025 हुआ तो ये घट करके कितनी हो चुकी है, 8% पे आ गई। कितने पे आ गई, 8% पे आ गई। ठीक है, अब आप सोचते हो कि यार वापस संभावना है कि इस रेट की बढ़ने की संभावना है, आप चाहते हो कि यार मैं अपना लोन किसी और से ले लूँ, मैं अपना लोन क्या लूँ, किसी और से लूँ। अब तक आपने फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर क्या ले रखा था, लोन ले रखा था। अब जो पार्टी यहाँ तक किसी एक बैंक से, एसबीआई से लोन ले रखा था, अब आपको लगा कि जो एसबीआई की जगह क्या है कि आईसीआईसी बैंक आपको क्या करा, सस्ता लोन दे रखा है। आपको लग रहा है कि ब्याज दर बढ़ के कितनी होने वाली है, 10%। तो आप जाओगे एसबीआई के पास में और 8.5% पर अपना इंटरेस्ट रेट को क्या करवा दोगे, फिक्स करवा दोगे। क्या करोगे,
फिक्स करवा दोगे। ठीक वैसे ही क्या होता है अगर यदि काम शेयर मार्केट में हो कि अगर यदि आपको इंटरेस्ट रेट का स्वैप किया जाए कि हाँ आप एक की जगह किसी दूसरे बैंक से या किसी दूसरे डेप्टर से किसी दूसरे लेंडर से क्या ले रहे हो, पैसा ले रहे हो, किसके लिए, ताकि आपकी ब्याज की दर क्या हो जाए, आपकी मॉडरेट हो जाए, और आप ब्याज दर के रूप में क्या करते हो, डेरिवेटिव के रूप में आप सौदा करते हो, तो उसे क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रेट। और सेम काम अगर यदि करेंसी के लिए किया जाए तो उसे क्या कहेंगे, करेंसी स्वैप। करेंसी में क्या होगा, जैसे मैंने कहा ये एग्जाम पल किसका लिया जा सकता है, अपने डॉलर का लिया जा सकता है, किसका, डॉलर्स का। ठीक है, अब डॉलर्स में जैसे सपोज अभी डॉलर क्या 90 रुपीज़ का डॉलर है, फिर कभी 85 हुआ, फिर कभी 95 का हुआ, अब आप क्या करोगे, यार डॉलर है, डॉलर के अंदर क्या बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, तो इससे ज़्यादा स्टेबल कौन सी है, स्टर्लिंग पाउंड की बात करते हैं, कौन सा है, स्टर्लिंग पाउंड। तो आप क्या करोगे, डॉलर की जगह स्टर्लिंग पाउंड को किसको चेंज करवा दोगे, तो वो सारा क्या कहलाता है, करेंसी स्वैप। ठीक है, तो आ गया समझ में। इंटरेस्ट रेट, सपोज आपने 2020 के अंदर, आप 22 के अंदर आपने कोई लोन लिया है, कितने उस टाइम में कितनी ब्याज दर थी, 9%। उस टाइम कितनी थी, 2020 में कितनी थी, 9%। अब वो रेट बढ़ी 2024 में 10% हो गई, 2025 में घट के 8 पे आ गई, और अब पूरी संभावना है, हाँ मतलब 8 जो भी है, अब 8 पर आ गई, अब पूरी संभावना वापस बढ़ने की। ठीक है कि यार अब तो मैंने फ्लोटिंग पे लिया था, पूरी इस बैंक की क्या हो रही है कि ब्याज दरें बहुत ऊपर नीचे हो रही है। आप किसी दूसरे बैंक के पास जाओगे कि भाई मेरी तो ब्याज दर 8.5% पे फिक्स कर दें, अभी 8 है तो 8.5 पे कर दे, मैं अपनी रिस्क को कम रखना चाहता हूँ, मैं 8 की जगह 8.5 दे दूंगा, लेकिन 10 देने की मेरी क्षमता नहीं है, तो अब 8 से बढ़ के 8.5 पर इसने क्या फिक्स कर दिया। अब हो सकता है इसको तो ये फायदा लग रहा है कि यार थोड़े टाइम बाद 10% होने वाली थी, मैंने तो 8.5 पर ही फिक्स कर दिया। बैंक को ये फायदा है कि दूसरे बैंक से 8% ब्याज दे रहा था, ये मुझे 8.5% ब्याज देगा, तो बैंक को भी वो फायदा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से किसी एक का स्पेकुलेशन होता है, दूसरे का आपके हेजिंग होता है, कोई एक रिस्क ज़्यादा लेता है, दूसरे की रिस्क कम होती रहती। तो ये सारे आपके क्या हो गए, डेरिवेटिव्स। कितने टाइप के, 4। पहला कौन सा, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड के अंदर दोनों पार्टी क्या फिक्स करेंगी, डेट टाइम सब फिक्स करती हैं। फ्यूचर के अंदर क्या होता है, फ्यूचर इज सेम एज फॉरवर्ड, प्रोवाइडेड डेट कि इसके अंदर क्या डेली आप नेगोशिएशन कर सकते हो, कि हाँ जब भी आपको लगा कि हाँ एक सप्ताह बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद आपको लगा कि एक पार्टी के पास में क्या होते हैं, अधिकार होते हैं अपने एग्रीमेंट को तोड़ने के। ऑप्शन के अंदर क्या होता है, किसी के पास में क्या होगा, राइट टू सेल, किसी के पास राइट टू बाई। ठीक है, जिसके पास राइट टू सेल होगा उसके पास में बेचने का कोई दायित्व नहीं होगा, कोई कंपलसरी नहीं कि वो बेचेगा ही बेचेगा, लेकिन अगर बेचना होगा तो दूसरे को खरीदनी ही पड़ेगी। ठीक वैसे ही दूसरे के पास में क्या होता है, राइट टू बाई और बट नो ऑब्लिगेशन टू बाई। और लास्ट में क्या हो गया, स्वैप। स्वैप कितने टाइप के, 2 टाइप के, इंटरेस्ट रेट स्वैप और दूसरा करेंसी स्वैप। ठीक है, तो पढ़ लो इसको एक बार। फिर ये वारंट्स वगैरह लिखे हुए हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारे ऑप्शन है, इनके ऊपर टाइम है, अगर यदि लंबी टाइम का है उसे वारंट कहते हैं, 3 साल का है तो उसे लीप्स कहते हैं। तो इस टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग है ना, तो ये इतने इंपॉर्टेंट है, आएगा तो मेन तो 4 ही आपके रहते हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव।
क्या मजेदार चीज है ना फाइनेंशियल डेरिवेटिव है। कितने सारी चीजें होती है अपने को पता ही नहीं है। हम सब कहाँ पर खड़े हैं? यहाँ पर। यहाँ पर कहाँ है? जहाँ 95% पॉपुलेशन पर है। 95% पॉपुलेशन पूरे अंधेरे में जी रही है। कहाँ जी रही है? अंधेरे में। इससे ऊपर है जो है 5% पॉपुलेशन, उन सबको पता है कि ये सब अंधेरे में है। ठीक है। और इनको पूरी रियलिटी पता है। इनको क्या पता है? पूरी रियलिटी। ठीक है। ये अपने अकॉर्डिंग क्या चलाते हैं? पूरा गेम चलाता है। और आप जो है कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। डायोड पढ़ा हुआ आपने? डायोड 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 पढ़ा? तो जब डायोड के अंदर करंट की सप्लाई होती है तो क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? रैंडम मूवमेंट करते हैं। कोई से बचीड़ खा रहा है, कोई से बचीड़ खा रहा है, कोई से बचीड़ खा रहा है। ठीक है। किसी को पाथ मिल जाता है तो क्या वो पूरा सर्किट कंप्लीट कर लेता है। ठीक है। कोई क्या होता है एक दूसरे से न्यूट्रल हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके प्रोटॉन से मिलके वहीं स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। और जैसे ही करंट खत्म हुआ, शांत। ठीक है ना? तो यही सारा फंडा इकोनॉमी का है। कैसे? रात दिन एक करके आओगे। आ जाओगे। मेहनत मेहनत ही सबसे बड़ा है। मेहनत के लगे और कुछ नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ मेहनत है, और कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। मैं इसमें सबसे नीचे यहाँ पे हूँ। ठीक है। कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। हाँ। आप जब भी उन 5% लोगों के संपर्क में आते हो, उनसे बातचीत करते हो ना, तो उनका एटीट्यूड, उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनकी पर्सनैलिटी से अगर यदि आप जज करने का प्रयास करोगे तो वो उनको सीधा वो अपने को ये समझते हैं कि ये इस कचरे के अंदर है, वो इस कचरे के अंदर है। ठीक है। तो ये 5% लोग अपने से डील ही उसी तरीके से करते हैं कि अच्छा आया है, और उसको कुछ भी उनको पता है कि भाई, मुझे कहते हैं ना कि वो मुझे सब हकीकत पता है कि भाई तू क्या करना चाहता है, और उसको करना चाहता है, कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो कैसे कर पाएगा, क्या कर पाएगा। तो ये सब उस तरीके से ही अपने से बिहेव करता है। अधिकतर 5% लोग क्या है, ऊपर बैठे हुए पूरा गेम चला रहे हैं। ठीक है, पढ़ लिया। इसी के साथ में अब ये दो तीन आपके हैं, दो तो स्टॉक एक्सचेंज है, एक तो कौन सा है? 2021 में से पूछा गया कि भारत के कोई दो स्टॉक एक्सचेंज लिखो, तो एक तो पहला कौन सा है? एनएससी। पहला कौन सा? एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा आपके बीएससी। बीएससी आपके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या है? बॉम्बे शेयर बाजार। ठीक है। एनएससी हो गया आपके राष्ट्रीय शेयर बाजार। एनएससी क्या है? ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1992। कब हुई थी? इसकी हुई थी 1875। कब हुई थी? 1875। हाँ। ये एशिया का फर्स्ट है, एशिया का पहला शेयर बाजार है। हाँ। ठीक है। अंग्रेजों के ज़माने में खुला था शेयर बाजार। ठीक है। उस टाइम बॉम्बे का नाम बॉम्बे था, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फिर 1992 में क्या हो गया, इंडिया ने जो है वो सेबी की स्थापना हुई, उसके बाद में एक नया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो स्थापित किया, ताकि नए नियमों के साथ में चेंज किया जा सकते। जो इसकी आपके इंडेक्स है, सूचकांक है, उसका नाम है निफ्टी। क्या है? निफ्टी इंडेक्स। मतलब कि एनएससी की प्रोग्रेस को कैसे मापोगे, तो उसके लिए इन्होंने इंडेक्स दिया रखा है, वो क्या है? निफ्टी। ठीक वैसे ही बीएससी का इंडेक्स है सेंसेक्स। क्या है? सेंसेक्स। ठीक है। जैसे ही एक बार पढ़ते हो दिल्ली के सेंसेक्स में इतनी कमी देखी गई, निफ्टी में इतनी कमी देखी गई। ठीक है। आप देखोगे सेंसेक्स का मान निफ्टी से लगभग 5 गुना ज़्यादा है। ठीक है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि कब शुरू हुआ था? 1875 में। ये कब हुआ था? 1992 में। तो एक्चुअल वैल्यू जो की बात की जाए तो सेंसेक्स की वैल्यू इससे ज़्यादा रहती है। ठीक है। निफ्टी के अंदर एनएसए की टॉप 50 कंपनीज की जो है एवरेज के आधार पर इसका निफ्टी का मान निकाला जाता है। कितनी कंपनीज के आधार पर? टॉप 50। मतलब एनएससी में रजिस्टर्ड जितनी भी कंपनियां हैं, जिसमें से टॉप की 50 कंपनियां हैं, तो उनकी एवरेज प्रगति के आधार पर जो किसको निकाला जाएगा? निफ्टी का मान निकाला जाएगा। और सेंसेक्स के अंदर कितनी है? बीएससी की टॉप 30 कंपनीज। कितनी? टॉप 30। जो टॉप 30 इसके फर्म रजिस्टर्ड है आपके इसके अंदर बीएससी के अंदर, तो उनके अंदर प्रोग्रेस या उसके अंदर जो भी उनकी प्रगति वगैरह होती है, उसके आधार पर आपके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स का मान निकलता है। तो निफ्टी के अंदर कितनी? 50। निफ्टी में कितनी? 50।
और सेंसेक्स में कितना 30, ठीक है। उसके बाद में इन्वेस्टर्स दो तरह के होते हैं, एक तो होता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर, ठीक है। जैसे आप में से कोई गया कि मुझे शेयर्स खरीदने हैं, तो वो क्या है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर। तो आप जाकर के शेयर खरीदते हो, तो अधिकतर इंडिविजुअल इन्वेस्टर किस में ज़्यादा निवेश करते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। इंडिविजुअल किसी को निवेश करना तो सामान्यतः व्यक्ति क्या करता है, आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ज़्यादा निवेश करता है। लेकिन अगर यदि आपके इंस्टीट्यूशनल निवेशक है, मतलब कि संस्थागत निवेश है, संस्थागत निवेशक किसे कहते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, जैसे क्या, म्यूचुअल फंड। अब आपको नहीं पता कि भाई मुझे कौन सी कंपनी का शेयर लेना है, ना आपके पास में इतना समय है, क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, किसी एक जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उसके म्यूचुअल फंड को सब्सक्राइब कर लोगे। जैसे आपने एसबीआई का म्यूचुअल फंड ले लिया, तो एसबीआई के म्यूचुअल फंड को हो सकता है लाखों लोगों ने सब्सक्राइब किया, तो ये एसबीआई म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है, लाखों लोगों से पैसा कलेक्ट कर रहा है और किस में निवेश कर देता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। तो जो सामूहिक या संस्थागत निवेशक होते हैं, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट जो होते हैं, वो सारे किस में ज़्यादा होते हैं, आपके एनएससी के अंदर। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में किसके ज़्यादा होंगे, व्यक्तिगत या इंडिविजुअल निवेशक जो है वो आपके बीएससी के अंदर ज़्यादा होते हैं। हाँ, ये एक ट्रेंड है कि इंडिविजुअल जो होता है, व्यक्तिगत सामान्यतः इसमें निवेश ज़्यादा करता है। आप किसी भी मार्केट का डीमेट है तो आप, क्योंकि मैंने बताया दो सीडीएसएल, एक तो क्या, इसका तो कौन सा है, एनएसडीएल, इसका क्या है, सीडीएसएल। अब आपने इसमें अकाउंट खुलाएगा तो इसमें निवेश करोगे, इसमें खुलाया तो इसमें करोगे, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, यूजुअली ऐसा देखा गया है कि जो इंडिविजुअल निवेशक होते हैं वो इसमें ज़्यादा निवेश करते हैं और संस्थागत निवेशक इसमें ज़्यादा निवेश करते हैं। संस्थागत मैंने बताया ना आपको, जैसे म्यूचुअल फंड है, एसबीआई का म्यूचुअल फंड है, एसबीआई म्यूचुअल फंड, आप क्या कर रहे हो, शेयर मार्केट में पैसा, आपको ना तो जितनी जानकारी है, ना आपके पास में इतना समय है कि हर बार आप सोच समझ के क्या करो, अपना निवेश करते रहो, ठीक है। उसके बदले आप क्या करोगे, एसबीआई का म्यूचुअल फंड ले लोगे कि आप हर, सीडीएसएल इंडिविजुअली आया था, कितने रुपए कमा लिए? अच्छा, 4,000 कमाए, चलो बढ़िया है। दोनों आता है। ठीक है, इतना अपने को जो चीज़ फैक्ट्स है ना वो याद करनी है, अपने को एग्जाम में लिखना है तो यही लिखना है, या इंडिविजुअल ज़्यादा होता है या सामूहिक ज़्यादा होता है। अब आपके दोनों ऑप्शन आते हैं तो भी आपको यहाँ सामूहिक ही लिखना है या संस्थागत निवेशक ही लिखना है, और कुछ भी नहीं लिखना है। संस्थागत निवेशक का मतलब जैसे म्यूचुअल फंड है, क्या लिखने की बात है, ऐसा नहीं कि यहाँ लिख दो कि भाई मेरे पास में दो ऑप्शन आते हैं ठीक है। ये कह रहे हैं कि भाई आजकल ऐसा हो गया है कि आप चाहो इंडिविजुअल हो तो भी इसके अंदर भी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो। तो अब हो सकता है कर तो दोनों ही सकते हो, लेकिन यूजुअली लोग इसमें ज़्यादा निवेश करते हैं, इंडिविजुअल। और संस्थागत का मतलब जैसे मैंने कहा म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो एसबीआई का क्या, अब आपके पास समय नहीं है, आपके पास में इतना वो रिसर्च करने का भी टाइम नहीं है, रिसर्च की नॉलेज भी नहीं है, तो आप क्या करोगे, एसबीआई को अपना पैसा दे दोगे। तो ऐसे आप जैसे लाखों लोग रुपए क्या देते हैं, एसबीआई को रुपए देते हैं। एसबीआई का म्यूचुअल फंड जो किस में निवेश कर रहा है ज़्यादा, एनएसए के अंदर, किस में करता है, एनएससी में। तो जो आपके निफ्टी में ग्रोथ होती है वैसे वैसे आपके क्या होगा, आपके म्यूचुअल फंड्स में भी ग्रोथ होती रहेगी। तो ये हो गया आपके एनएससी और ये हो गया बीएससी। एनएससी जो है वो आपके टर्न ओवर के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा शेयर मार्केट है। किसके आधार पर, टर्न ओवर के हिसाब से सबसे बड़ा। क्या होता है टर्न ओवर, मतलब कि पैसे की लेन देन सबसे ज़्यादा होती है, बहुत बड़ा अमाउंट की जो लेन देन होती है, क्योंकि आपके ग्रुप इन्वेस्टर्स होते हैं, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट होता है, तो टर्न ओवर के आधार पर ये सबसे बड़ा है, ठीक है। और एम कैप के आधार पर आपके बीएससी सबसे बड़ा है। किसके आधार पर, एम कैप। एम कैप का भी क्वेश्चन आया हुआ, क्या होता है एम कैप, क्या होता है एम कैप, बताओ मोनिका, रेणु बताओ। एम कैप की फुल फॉर्म है मार्केट कैपिटलाइजेशन, क्या है, ठीक है। इसका फॉर्मूला है शेयरों की संख्या, नोट्स में लिखा हुआ शायद मेरे हिसाब से, शेयरों की संख्या इंटू प्रति शेयर मूल्य, इंटू प्रति शेयर मूल्य, प्राइस पर शेयर। एम कैप का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू प्राइस पर शेयर, वो क्या हो गया उस कंपनी का एम कैप हो गया, ठीक है। अब सपोज रिलायंस ने अपने कितने शेयर्स जारी कर रखे हैं, 5,000, कितने कर रखे हैं, 5,000 शेयर्स जारी कर रखे हैं, ये तो फिक्स है भाई, एक बार आपने परमिशन ले ली इतने शेयर्स जारी करना है।
अब तो और ज़्यादा शेयर जारी नहीं करोगे, क्योंकि जारी करना पड़ेगा तो फिर से आपको सारी की सारी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। अब अगर यदि रिलायंस को अपना एम कैप बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रति शेयर मूल्य को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। भाई 5,000 शेयर तो फिक्स है, अब इस 5,000 शेयर को 50 लाख से बढ़ा के 50 करोड़ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पर शेयर प्राइस को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब रिलायंस को किस पर फोकस करना पड़ेगा, अपने काम पर, अपने और ऑपरेशंस पर, अपने प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता पर फोकस करना पड़ेगा, ताकि रिलायंस का क्या हो जाए, एम कैप बढ़ जाए। तो एम कैप के हिसाब से बीएससी क्या है, भारत का सबसे बड़ा आपके शेयर मार्केट है। ठीक है, वो तो ईबीआईटी ईपीएस था, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अर्निंग पर शेयर क्या होगा, और ये एम कैप दूसरा अलग है। ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, मतलब क्या, अर्निंग बटा शेयरों की संख्या, यही फॉर्मूला होगा, शेयरों की संख्या। अच्छा, अर्निंग होती किसको है, शेयर धारक को या मालिक को ही होगी। ठीक है, जितने जितने ज्यादा शेयर्स होंगे उतनी अर्निंग, क्या नाम, ईपीएस कम हो जाएगा। सीधी सी बात है, शेयरों की संख्या, जैसे आप अकेले कमा रहे हो, अब आपने 2 पार्टनर कर दिए तो आपका हिस्सा कम होगा, आपने 1000 पार्टनर कर दिए तो आपकी अर्निंग और कम हो जाएगी। तो जितने ज्यादा शेयर होंगे ईपीएस आपके कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये सारा क्या हो जाएगा आपके एम कैप। एनएससी की स्थापना 1992, बीएससी की 1875, सूचकांक निफ्टी कितनी कंपनियां, 50, इसका सूचकांक सेंसेक्स कितनी कंपनियां, 30। इसमें आपके इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, इसमें कलेक्टिव इन्वेस्टर्स होते हैं। टर्नओवर के हिसाब से सबसे बड़ा, और ये कैसे, एम कैप के हिसाब से सबसे बड़ा। तो ये कोई दो बातें किसी के बारे में पूछ सकते हैं। कैसे, मैंने कहा कि व्यक्तिगत लोग निवेशक इसमें ज्यादा होते हैं। ठीक है ना, सामान्यतः अगर यदि आपको शेयर बाजार में निवेश करना है तो आप प्रीफर करते हो किस में करो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, और संस्थागत निवेशक किस में निवेश करते हैं, निफ्टी के अंदर। ठीक है, आप जब भी कोई पेंशन फंड हो चाहे म्यूचुअल फंड हो, जैसे एनपीएस के अंदर कलेक्टिव जो न्यू पेंशन स्कीम थी, उसका भी सारा पैसा किस में लगा रहे थे, निफ्टी के अंदर पैसा लगा रहे थे। ठीक है, और इंडिविजुअली लोग सेंसेक्स में ज़्यादा पैसा लगाते हैं, क्योंकि पुराना शेयर मार्केट है, पुरानी सारी कंपनियां किस में रजिस्टर्ड है आपके, अधिकतर आपके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो ये तो हो गए अपने दोनों स्टॉक एक्सचेंज। अब बात करते हैं सेबी। क्या, अब ये कोई काम के है नहीं, वो पूरा डेरिवेटिव स्पॉट ट्रेडिंग, मतलब हाथों हाथ खरीदी हो जाता है, फिर A+2, इसको काट दो पूरे कोई। हाँ, पेन से काट दो, ये इसका कोई सवाल नहीं आने वाला। प्री में फिर भी पूछा जा सकता था, पुराने नोट्स हम पढ़े थे तो इस हिसाब से कोई डाला हुआ कोई काम के नहीं। ठीक है, तो सेबी के बारे में क्या पूछा जा सकता है, सबसे पहले तो सेबी का परिचय पूछ सकते हैं, सिंपल लिखा आ सकता है सेबी। तो सेबी की स्थापना कब हुई, 1988 में। ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ, 1992 में। रजिस्ट्रेशन कब हुआ, 1992 में। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। इसके 3 रीजनल ऑफिस हैं, कितने, 3। बाकी तीनों बड़े शहर कौन कौन से हैं, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, तीनों में इसके क्या है, रीजनल ऑफिस हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर 2 एडवाइजरी कमिटीज होती हैं। कितनी, 2। एक तो प्राइमरी मार्केट के लिए होती है और एक सेकेंडरी मार्केट के लिए। ठीक है, फिर आता है सेबी के काम, सेबी के कार्य। पहला तो कौन सा है आपके, विनियात्मक, रेगुलेटरी वर्क। दूसरे कौन से हैं, विकास के कार्य, डेवलपमेंट के काम। और तीसरा है आपके प्रोटेक्टिव या फिर सुरक्षात्मक। सेबी शेयर बाजार का रेगुलेटर है। ठीक है, सारी चीज, जैसे एक शेयर की बिक्री हुई है, क्या हुई है, किसी के साथ धोखाधड़ी हो जाए, किस आधार पर काम किया जाए, कंपनियों की ऑडिट करना कि कंपनी अपना जो बैलेंस शीट पर जनरेट कर रही है, बिल्कुल सारी जो भी शेयर बाजार की कंपनी है सेबी से सर्टिफाइड होती है। हाँ, ये इनकी आपको परमिशन लेकर के ही, सेबी की परमिशन से ही सारा काम होता है। ठीक है, सेबी तो रेगुलेटर है, आरबीआई की तरह, ये खुद कुछ काम नहीं करता, ये सबको देखता है, सबका मॉनिटर है। ठीक है, ये सीडीएसएल है, वो सीडीएसएल डायरेक्ट पार्टिसिपेंट हो गया है कि आपके लिए अकाउंट खोलेंगे। ठीक है ना, वो उनका जो पूरे जो स्टॉक मार्केट है उसकी एजेंसी है वो। सीडीएसएल किसकी एजेंसी है, शेयर बाजार की। हाँ, किसने, हाँ तो सेबी पकड़ेगी, भारत सरकार। ये नीचे है इसके,
सेबी, सेबी के नीचे दो शेयर बाजार, एनएससी, बीएससी, इसका एनएसडीएल। अब अब तो सेबी रेगुलेटर है तो सबसे ऊपर ही तो होगा। किसके अंडर? तो नीचे ही तो बताया मैंने आपको भाई, एनएससी, एनएससी का एनएसडीएल इसी का तो पार्ट है, इसी ने स्थापना की, तो इसके नीचे ही तो रहेगा। सबसे ऊपर तो सेबी है ना। स्थापना से कोई मतलब नहीं, स्थापना 1875 में हो गई थी, भारत आजाद भी नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही भारत आजाद हुआ भारत सरकार के कंट्रोल में आ गया। जैसे ही सेबी की स्थापना हुई सब सेबी के कंट्रोल में आ गए। स्थापना भले 200 साल पहले हो गई, उससे क्या हुआ? जोधपुर का किला कब बना था? कब बना था? 1459 में। ठीक है, वर्तमान में किसके कंट्रोल में? भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के कंट्रोल में है। राजा का थोड़ी ना, उस टाइम कहते राजा मैंने खुद ने बनाया था, लेकिन सरकार ने क्या किया, आप निकलो बाहर, ये राष्ट्र की धरोहर है कि नहीं? ठीक वैसे ही स्थापना चाहे किसी की कब हुई, वर्तमान में शेयर बाजार का सबसे बड़ा नियामक सेबी है। एक ब्रोकर से लेकर के, एक क्लाइंट से लेकर के, चाहे आपके डिपॉजिटरी हो, चाहे शेयर बाजार हो, चाहे शेयर बाजार की कोई कंपनी हो, सबके लिए नियम दिशा निर्देश कौन तय करता है? सेबी तय करता है। ठीक है ना। पूरी जो भी सर्किट है इसका, पूरे इसके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर कौन हो सकता है? शेयर बाजार हो सकता है, दूसरा डिपॉजिटरी हो सकता है, दो डिपॉजिटरी हो गए। फिर इसके नीचे आते हैं, आपके डिपॉजिटरी के नीचे ब्रोकर्स आते हैं। डिपॉजिटरी के नीचे कौन आएगा? ब्रोकर्स। ब्रोकर्स के नीचे सब ब्रोकर्स आएंगे। उसके बाद में कस्टमर्स, ग्राहक आएंगे। उन सब का नियामक सेबी है। उन सब का नियामक कौन है? सेबी। सेबी जो है उन सब के लिए क्या करता है? दिशा निर्देश करता है। उन्होंने जो भी ट्रांजेक्शन्स किए हैं वो सेबी की शर्तों पर करता है। ठीक है, सेबी इनके लिए सारी की सारी चीज़ों को ऑडिट कर सकता है। क्या होता है, कंपनियां क्या करती है, अपने शेयरों का भाव बढ़ाने के लिए फर्जी बैलेंस शीट प्रोड्यूस करती है। ठीक है कि भाई झूठा प्रॉफिट दिखाने का प्रयास करती है कि हमारी कंपनी में इतने रुपए का प्रॉफिट है, लेकिन वास्तव में होता नहीं है। तो उन सब की ऑडिट करने का भी किसके पास में अधिकार रहता है? सेबी के पास में रहता है। प्लस डेवलपमेंट के क्या काम करेगी? सेबी पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप करेगी। ठीक है, ताकि क्या हो, धोखाधड़ी वगैरह खत्म हो, ताकि क्या हो, लोगों के अंदर अवेयरनेस हो। अगर यदि किसी को ट्रेनिंग देनी है तो उसके लिए भी क्या, अगर यदि आप जैसे सपोज आप ही सोचो कि मुझे ब्रोकिंग का काम करना है, तो आपको क्या चाहिए? ब्रोकिंग का लाइसेंस। बिना लाइसेंस थोड़ी ना ब्रोकिंग कर सकोगे, क्योंकि लोग आपके पास में आते हैं। तो अब लाइसेंस तो ले लोगे, लेकिन आपको ट्रेनिंग के लिए कौन गाइडलाइंस तय करेगा? सेबी तय करेगा। इनको ब्रोकिंग से पहले इस तरह की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ठीक वैसे ही ग्राहकों को भी ट्रेनिंग चाहिए होती है, उनको सारी सारी जानकारियां देनी पड़ेगी। तो वो भी सब कौन करेगा? सेबी। सुरक्षात्मक मतलब कोई भी धोखाधड़ी वगैरह से उससे प्रिवेंट करना है, कोई फ्रॉड से प्रिवेंट करना है, कोई कैपिटल कॉर्पोरेट क्या नाम है, स्कैम है, उसको रोकना। पता नहीं इतना। ठीक है, जो भी है, मतलब कि अपना अपने को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ठीक है, तो दो 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 नंबर का क्वेश्चन या तो सेबी पे आएगा, तो अपने को सेबी का पूरा स्ट्रक्चर बताना है, और सेबी को ये बताना है कि ये 3 तरह के काम करते हैं। सीधा क्वेश्चन 5 नंबर पे पूछा जा सकता है कि सेबी के वर्क लिखो, कार्य लिखो। तो अपने को ये 3 टुकड़ों में तोड़ना है, और 3 टुकड़ों में आगे इसके सेबी के काम लिखने हैं। इतना ही सेबी से कोई क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा कोई सेबी से क्वेश्चन आएगा नहीं। फिर एक आपके इसके अंदर टर्म लिखी हुई है शॉर्ट सेलिंग। क्या होती है शॉर्ट सेलिंग? आपके ट्रेडिंग वाले पॉइंट में लिखा हुआ शॉर्ट सेलिंग। क्या होता है बताओ, आपने शेयर मार्केट में काम किया? हाँ, हाँ, हाँ। उससे क्या होता है, ये सब गेम स्पेकुलेशन का है। ठीक है, क्या होता है कि जैसे आपको लगता है कि हाँ भाई, यूजुअली क्या होता है कि जो लाभ किसे कहते हैं, प्रॉफिट किसे कहते हैं? जिस रेट पे आपने बेचा माइनस जिस रेट में खरीदा, वो आपका लाभ है। मतलब कि बेचा गया मूल्य माइनस खरीदा गया मूल्य। जिस रेट पे आप खरीदते हो उस बेचे में से, अगर यदि आपने 100 रुपये में बेचा है, 80 रुपये में खरीदा है, तो कितने रुपए का हो गया? 20 रुपये में। सामान्यतः लोग क्या करते हैं, खरीदते पहले हैं, ठीक है, फिर रेट बढ़ती है तो बेचते हैं, तो उसको क्या होता है? लाभ। और अगर यदि इससे रेट कम हो गई, 80 में खरीदा 100 में बिका, तब तो 20 रुपये का लाभ है। 80 में खरीदा और 60 में बिका तो 80 में खरीदा और 60 में बिका, तो उसको क्या हो जाएगा? 20 रुपये का लॉस हो जाएगा। शॉर्ट सेलिंग में क्या करते हैं, इनको पता है कि ये क्या होगा कि इसके रेट्स कम होने वाले हैं। ये क्या है?
इसका रेट्स कम होने वाला है, तो इसकी रेट कम होने वाली मतलब कि ये कम रेट में बिकने वाला है। कम रेट में बिकेगा इसका मतलब कि ये क्या हो सकता है, 60 रुपए तक पहुंच सकता है। कितने रुपए में, 60 रुपए तक पहुंच सकता है इसकी रेट। तो वो क्या करते हैं, आपके पास में शेयर्स है ही नहीं, कह दिया कि मैं इसके 20 शेयर्स जो इस कंपनी के मैं बेच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, 20 रुपए, 20 शेयर्स जो 60 रुपए में बेच रहा हूँ। फिर पता चला कि आपके जो शेयर की रेट है वो पहले 100 थी, घट करके कितने हो गए, 40। आपके पास में शेयर्स थे ही नहीं, तो जैसे ही 60 से नीचे गया आपने फटाक से इसको क्या कर लिया, खरीद लिया। ठीक है, कितना प्रॉफिट हो गया प्रति शेयर, 20 रुपए। आगे बात समझ में। जब आपको किसी शेयर के वर्तमान मूल्य में बहुत ज्यादा डेप्रिसिएशन की आशंका हो, इसका शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा गिरने वाला है, तब आप उस वर्तमान मूल्य से किसी नीचे की रेट पर उस शेयर्स को क्या कर देते हो, बेच देते हो। तो जिस रेट पर आपने बेचा है, जैसे ही प्राइस उससे भी नीचे चला जाता है, आप क्या कर लेते हो, उससे खरीद लेते हो और आपका क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। इस पूरी सुविधा को क्या कहते हैं, शॉर्ट सेलिंग। इसे क्या कहते हैं, शॉर्ट सेलिंग। ठीक है। जो अपने अडानी पर किसने आरोप लगाए थे, हिंडनबर्ग ने। हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। क्या है, हिंडनबर्ग क्या करती है, यूजुअली शेयर के प्राइस किस पर, मतलब कि एक एनवायरनमेंट पर भी तो निर्भर करते हैं कि भाई किसी कंपनी की साख कैसी है। जिस कंपनी की जैसी क्रेडिट होगी, जैसी साख होगी, उसके आधार पर उसके शेयर का मूल्य होगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी या डिमांड कम होगी। ये पहले क्या करती है, हिंडनबर्ग उस कंपनी की साख को गिराती है। हिंडनबर्ग क्या करती है, इस तरीके रिपोर्ट जनरेट करती है ताकि उस कंपनी की क्या हो, साख गिरे। सपोज अगर यदि अडानी की कंपनी की आज की डेट में 25 अगस्त को 100 रुपए जो है वो शेयर की प्राइस है, कितने रुपए, 100 रुपए प्रति शेयर। ये क्या करती है, कोई ना कोई तरीके से कुछ न कुछ ऐसी रिपोर्ट्स जनरेट करती है, रिपोर्ट्स को इस तरीके से पेश करती है कि उसको ये लगता है कि आज 25 अगस्त है, 25 सितंबर को इसके रेट कितनी होने वाली है, 20 रुपए प्रति शेयर होने वाली है। कितने रुपए हो जाएगी, 20 रुपए प्रति शेयर होने वाली है। तो इसने पहले रिपोर्ट जनरेट की, भाव गिरने लगे, जैसे ही गिरने लगे इसने शॉर्ट सेलिंग कर दी। इसने क्या किया, शॉर्ट सेलिंग किया, और जैसे 31 अगस्त को आपके रेट कितने हुए, शॉर्ट सेलिंग कितने पे किया, सपोज 70 या 80 पे किया, आपके रेट 50 रुपए प्रति शेयर हुआ, इसने शेयर्स खरीद लिए, और 50 और 80 के बीच का मतलब 30 रुपए प्रति शेयर का उस कंपनी को फायदा हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। ठीक है। सेकंड चैप्टर में 2-3 टॉपिक बचे हैं। एक तो क्या, एनबीएफसी है। कल कल आई जाओगे सब, आपकी छुट्टी नहीं है, आपकी छुट्टी है, आपके है और आपके है। कल वो है लोकल हॉलीडे, जोधपुर कलेक्टर द्वारा घोषित होगा। रख लेंगे फिर कल दिन में, सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो। हाँ, कल फिर रख लेंगे, दिन में क्लास रख लेंगे। ठीक है। हाँ यही रहेगा। ठीक है, तो अभी आपके साइंस की क्लास होने वाली है बिहेवियर है क्या पहले, चलो। हाँ ठीक है, कोई नहीं। बिहेवियर में अब क्या बचा हुआ है, बाकी सब हो गया, पर्सनैलिटी हो गया।